डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1881 से 1890 तक। जब आबदा गाल ने विल्किंस साई को फाल किया, जिसे सोर्स ऑफ ब्लिज़न फायर से ताकत मिल रही थी, तो मान जंग के ऊपर आसमान पर अचानक अंधेरा छा गया, जिसके बाद आसमान में एक बहुत बड़ा खलाई शिगाफ पड़ गया। दरी असना इस लम्हे दान जंग में मौजूद खिलाड़ी और दरिंदे अपनी जगह पर जिम गए थे और खौफ के मारे आसमान में मौजूद ब्लैक होल को घोर रहे थे। उसने क्या किया? विंड हंटर, जो इस वक्त इनशनेट रॉक सिटी की फसील पर खड़ा था, ब्लैक होल के अंदर पहाड़ जैसी बड़ी आंख देखकर खौफ से कांप उठा। उस वक्त वो मौत को वाज़े तौर पर अपने सर पर मंडलाता हुआ महसूस कर सकता था। विंड हंटर तो दरकनार, यहाँ तक कि 4 NPC वेल्स का रंग भी इस वक्त पीला पड़ गया जब इसने इस दिव्यकल आंख से निकलने वाले खौफनाक हाले को महसूस किया। वो इस वक्त अपने जिस्म को हिला भी नहीं पा रहा था। जैसे ही हाले की शिद्दत में इजाफा हुआ, ब्लैक होल ने आग के शोले उगलते हुए शहाम साकिब फेंकना शुरू कर दिए। पलक झपकते ही शोलाजन शहाम साकिब ने आसमान को रोशन कर दिया। इससे पहले कि कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, शोलाजन शहाम साकिब इवल बेस्ट और इवल डेमन की फौज पर आ गिरे, जिसके तसादुम से नान जंग में लातादाद धमाके और दर्दनाक चीखें गूंज उठी। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई हो, क्योंकि पूरा नान जंग लरज़ उठा था। शोलाजन शहाम साकिब की जद में आने वाले इवल बीस्टस और इवल डैमनज में से लॉर्ड रैंक और उससे नीचे वाले फौरन मारे गए। दरी असना शहाम साकिब की इस बारिश ने कम से कम 700 गज के दायरे को अपनी लपेट में ले लिया था। जब शहाम साकिब की बारिश रुकी तो मान जंग का इलाका एक हौलनाक तब्दीली से गुजर चुका था। ग्रेट लॉर्ड रैंक और इससे ऊपर के दरिंदों के अलावा विल्किंस साई के हमले के दायरे में आने वाली हर चीज अब राख बन चुकी थी। यहाँ तक के 2 मते का इवल डैमनस, जो बदकिस्मती से इस हमले की जद में आ गए थे, शदीद जख्मी हालत में पहुंच गए और उनकी जंगी ताकत तेजी से गिर गई। सिर्फ एक हमले में 5000 से ज्यादा इवल बीस्टस और इवल डैमनस मारे गए। विल्किंस साई की तबाहकुन ताकत ने नान जंग में मौजूद हर शख्स को दंग कर दिया। डार्क प्लेयर्स जो इब्तिदा में जंग में कूदने का मंसूबा बना रहे थे, उन्होंने खौफ से थोक निगला और अपने सामने इस मंजर को देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। ये बाल बाल बचने वाली बात थी। खुशकिस्मती से हमने जंग में कूदने में ज्यादा जल्दी नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग के पास वाकई ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड भी छुपा होगा। अगर हम जंग में कूद पड़ते तो शायद हम इस बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू से मारे जाते। ताहम जीरो विंग पहले ही अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। मारे जाने वाले इवल बीस्टस और इवल डैमनस की तादाद बेस्ट एम्परर के लिए कुछ भी नहीं है। जीरो विंग बेस्ट एम्परर की बाकी मानदा अफवाज को पीछे धकेलने का क्या मंसूबा बना रहा है? मैं ये मानने से इनकारी हूं कि जीरो विंग के पास अब भी इस जैसा कोई और मैजिक स्क्रोल मौजूद है। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। एक बार जब जीरो विंग के अराकीन इवल बीस्टस के हाथों बखर जाएंगे तो फिर हमारी बारी आएगी। जीरो विंग के अराकीन चलती फुर्ती पैसों की बोरियां हैं। अगर हम इनमें से चंद को भी मारने में कामयाब हो गए तो हम माला माल हो जाएंगे। अगरचे हर कोई विल्किंस साई की ताकत से हैरान था, लेकिन इनमें से कोई भी आम खिलाड़ी नहीं था। वो समझ गए थे कि इस कदर ताकतवर और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला जादू सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये महज जीरो विंग की तबाह होने से पहले की आखिरी हिचकी थी। ये बेस्ट एम्परर की अफवाज को पीछा करने से नहीं रोक पाएगा। इस लम्हे सुनो स्कार, जो कुछ फासले से जंग देख रहा था, उसने अपने बैग में मौजूद 2 तलवारें निकाली और हुक्म दिया, आगे बढ़ने की तैयारी करो। ये वही लम्हा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। जब बड़ी चूहे को घेर लेती है तो वो भी पलट कर काटता है, तो फिर जीरो विंग जैसी गिल्ड का तो जिक्र ही किया है। दरी असना, अब जबकि जीरो विंग का आखिरी दिफा खत्म हो चुका था, ये उनके लिए कार्रवाई करने का बेहतरीन मौका था। सुनो स्कार के अल्फाज पर ब्लैक वाटर के अराकीन की आंखें जोश और बेताबी से चमक उठीं। खासतौर पर हेवनली ईगल लीजन के माहिरीन काफी अरसे से कार्रवाई करने के लिए बेताब थे। अगर सुनो स्कार ने उन्हें ना रोका होता
तो वो पहले ही जीरो विंग की फौज पर हमला कर चुके होते। ताहम जैसे ही ब्लैक वाटर के अराकीन और डार्क प्लेयर्स जीरो विंग के अराकीन पर धावा बोलने की तैयारी कर रहे थे, शहाम साकिब की बारिश से बनने वाले आग के मैदानों से अचानक एक कान फाड़ देने वाली धाड़ सुनाई दी। पहली धाड़ के बाद यक के बाद दीगरे मजीद धाड़ों ने नान जंग को हिलाकर रख दिया। फिर नान जंग में गिरने वाले शहाम साकिब तब्दील होने लगे। शहाम साकिब के गिर्द मौजूद शोलों में नुमाया इजाफा हुआ। जहां तक खुद शहाम साकिब का ताल्लुक है, उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। पलक झपकते ही नान जंग में 500 से ज्यादा आग के देव नमूदार हो गए। इन फुलियम जाइंटस में सबसे कमजोर भी लेवल पे 76 का ग्रेट लॉर्ड था, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर थी। दरी असना नान जंग में मौजूद फुलियम जाइंटस की अक्सरियत 20 मीटर लंबे ग्रैंड लॉर्ड्स पर मुश्तमिल थी। वहां 460 मीटर लंबे मते का फुलियम जाइंटस भी मौजूद थे। ये चारों मते का फुलियम जाइंटस नान जंग में खड़े आग के 4 पहाड़ों की तरह लग रहे थे। जहां से भी ये मते का फुलियम जाइंटस गुजरते, वो जगह आग का समंदर बन जाती। उनके जिस्मों से मुसलसल लावा भी बह रहा था, जिसने मते का फुलियम जाइंटस के 100 गज के दायरे को लावे के मैदान में तब्दील कर दिया था। इस लावे के मैदान में फंसने वाले कोई भी ईवल बीस्टस और ईवल डैमनस जल गए और वक्त के साथ साथ उनकी एचपी तेजी से गिरने लगी। शक्ल इख्तियार करने के बाद इन फुलियम जाइंटस ने अपने सामने मौजूद ईवल बीस्टस और ईवल डैमनस को मौत के घाट उतार दिया और सीधे इनशनट रॉक सिटी की तरफ बढ़ गए। खास तौर पर लेवल 83 के मते का फुलियम जाइंटस को रोकना नामुमकिन था, जो मते के ईवल बीस्टस को भी एक ही थप्पड़ से उड़ा रहे थे। दरी असना मते का फुलियम जाइंटस के बनाए हुए लावे के मैदानों में फंसे लॉर्ड रैंक के ईवल बीस्टस की एचपी इतनी तेजी से गिर रही थी कि इसे खिली आंख से देखा जा सकता था। पलक झपकते ही कई सौ ईवल बीस्टस और ईवल डैमनस मारे जा चुके थे। नान जंग भी आग के समंदर में तब्दील हो चुका था। ये कहना मुबालगा आराई ना होगा कि फुलियम जाइंटस की ये फौज मुजस्सम आफत थी। लानत हो, उन्हें रोको, जल्दी करो, हमें उन्हें शहर में दाखिल नहीं होने देना चाहिए, बेस्ट एम्परर चलाया। जब उसने फुलियम जाइंटस को इनशनट रॉक सिटी की तरफ बढ़ते देखा तो उसका रंग मौत की तरह पीला पड़ गया। फुलियम जाइंटस के जिस्म बहुत बड़े थे। अगर वो इनशनट रॉक सिटी में दाखिल हो गए तो वो जो तबाही मचाएंगे इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये खास तौर पर मते का फुलियम जाइंटस के लिए सच था। उनका दाखिला शहर के लिए तबाही का बाइस बनेगा। लानत हो, जीरो विंग, तुम बस इंतजार करो। ईवल गॉड्स टेम्पल आज नहीं तो कल तुम्हें खाक में मिला देगा। विंड हंटर जीरो विंग की फौज को घूरते हुए धाड़ा। दांत पीसते हुए उसने फौरन अपने तमाम ईवल डैमनस और ईवल बीस्टस को फुलियम जाइंटस से निपटने के लिए कंट्रोल किया। इनशनट रॉक सिटी और एम्पायर में ईवल गॉड्स टेम्पल का मजबूत गढ़ था। वो किसी भी कीमत पर उसे खोने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। अगरचे इसे नहीं लगता था कि फुलियम जाइंटस की फौज पूरे शहर को तबाह कर सकती है, लेकिन जज्बी तबाही भी ऐसा नुकसान नहीं था जिसे वो बर्दाश्त कर सकी। जिसके बाद विंड हंटर के हुक्म पर वेल्स और 2 मते के ईवल डैमनस मते का फुलियम जाइंटस को रोकने के लिए आगे बढ़े। जहां तक दीगर ईवल बीस्टस और ईवल डैमनस का ताल्लुक है, विंड हंटर ने उन्हें बाकी फुलियम जाइंटस से निपटने का काम सौंपा। जीरो विंग के अराकीन को निशाना बनाने वाले दरिंदों की तादाद में जबरदस्त कमी वाक़ हुई। इस मौका का फायदा उठाते हुए आबदागाल ने एक बार फिर हरकत करने वाले दिफाई मैजिकीरे को फाल कर दिया। फौरन बाद उसने फौज को तेजी से पीछे हटने का हुक्म दिया। इसी वक्त उसने फ्लाइंग शेडो और दीगर को फौज की वापसी में मदद के लिए डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स को वापस बुलाने का भी कहा। इस वक्त फुलियम जाइंटस की फौज फ्रंट लाइन को संभालने के लिए काफी से ज्यादा थी। इस अचानक पेशरफ्त ने जीरो विंग के अराकीन पर हमला करने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों को रुकने पर मजबूर कर दिया। जीरो विंग की फौज की हिफाजत करने वाले 3 डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स की मौजूदगी में कोई भी खिलाड़ी इस जंग में टांग नहीं उड़ा सकता था। मजीद बरा, जीरो विंग का दिफाई मैजिक ईरे दोबारा फाल हो चुका था। वहां 200 मनी ईचर बिलिस्टर्स भी मौजूद थे, जो मुसलसल धमाका खेज तीर बरसा रहे थे। हम पीछे हिट रहे हैं, सुनो स्कार ने जीरो विंग की पीछे हटती हुई फौज पर नजर डालते हुए आह भर कर कहा। लेकिन हेवनली ईगल लीजन के दीगर अराकीन ने सुनो स्कार की तरफ देखते हुए हिचकिचाहट महसूस की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन 3 डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स को संभाल सकते हो? सुनो स्कार ने अपने पीछे खड़े 20 से जायद खिलाड़ियों को देखते हुए पूछा।
वो शायद दिफाई मैजिक ईरे और 200 मनी ईचर बिलिस्टर्स का कुछ बिगाड़ सकते थे, लेकिन वो 3 डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स के सामने बेबस होंगे। अगरचे डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स शदीद जख्मी थे, लेकिन चूंकि उन्हें खिलाड़ी कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए उनकी जंगी ताकत अब भी आम मते का दरिंदों से ज्यादा थी। मजीद ये कि डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स की बुनियादी खुसूसियात के साथ उन्हें मौजूदा खिलाड़ियों को मारने के लिए सिर्फ एक वार की जरूरत थी। अगर हम अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करें तो उन 3 डिवाइन मैजिक ड्रैगन्स की क्या औकात रह जाएगी, सफेद लिबास में मलबूस एक ट्रडो समनर ने बहस की। ट्रम्प कार्ड, क्या तुम सब वाइस गिल्ड लीडर की इजाजत के बगैर हमारी हेवनली ईगल लीजन का सबसे बड़ा राज फाश करने जा रहे हो? सुनो, स्कार ने ट्रडो समनर को सर्द मेहरी से घूरते हुए पूछा। वहां मौजूद हर शख्स फौरन खामोश हो गया। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें मुस्तकबिल में कारकर्दगी दिखाने के काफी मौके मिलेंगे। मजीद ये कि इस बार हमें जीरो विंग के ट्रम्प कार्ड्स देखने का मौका मिला। एक गिल्ड जिसके ट्रम्प कार्ड्स बेनकाब हो चुके हों, वो इस दरिंदे से मुख्तलिफ नहीं जिसने अपने पंजे और दांत खो दिए हों। जीरो विंग अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, सुनो, स्कार ने दूर जाती हुई जीरो विंग की फौज को देखते हुए कहा, इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार थी। जब जीरो विंग की फौज ने नान जंग से अपनी पसपाई मुकम्मल कर ली, तो इनशनेट रॉक सिटी की जंग भी इख्तिताम पजीर हो गई। अगरचे जीरो विंग इनशनेट रॉक सिटी पर कब्जा करने में नाकाम रहा था, लेकिन वो शहर के दिफाई मैजिक ईरे को तबाह करने और मुकम्मल तौर पर बहिफाजत पीछे हटने में कामयाब रहा। सबसे अहम बात यह है कि जीरो विंग ने डार्क विचेस टावर को भी तबाह कर दिया था, जो और एम्पायर में डार्क प्लेयर्स के जमा होने का एक अहम मकाम था। जंग खत्म होने के बाद उसकी खबर और एम्पायर के पड़ोसी ममालिक और सल्तनतों में जंगल की आग की तरह फैल गई। चैप्टर 1882 सबके तहफ़्फ़ुज़ात। डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी। शहर की सड़कों पर बहुत से खिलाड़ी घूम रहे थे। पहली बार शहर का दौरा करने वाले खिलाड़ी उसकी खुशहाली से हैरान थे। जैसे ही कोई मसरूफ सड़कों पर निकलता, इसका सामना लेवल 55 या इससे ऊपर के खिलाड़ियों से होता जिन्होंने लेवल 50 के सकट सिल्वर इक्विपमेंट पहन रखे थे। ट्रडो के माहिरीन भी निस्बतन आम थे। दरी असना स्टारलिंक की गिल्ड रिजेडनेस शहर के वस्त में वाक़ई थी। ये शहर के अंदर सबसे ज्यादा दिलकश मनाजिर में से एक थी और उसके दरवाजे के बाहर हमेशा गिल्ड में शामिल होने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों की एक लंबी कतार लगी रहती थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि हाल ही में ज्यादा खिलाड़ियों ने स्टारलिंक में शामिल होने के लिए दरखास्त दी है? मैंने तो ये अफवाहें भी सुनी हैं कि डार्क नाइट एम्पायर के बाहर से भी खिलाड़ी स्टारलिंक में शामिल होने आए। ये तो फितरी बात है। मैंने सुना है कि स्टारलिंक ने एक मैजिक क्रिस्टल की कान हासिल कर ली है, इसलिए गिल्ड के पास अब मैजिक क्रिस्टल्स की कोई कमी नहीं है। मजीद बरा, गिल्ड ने हाल ही में सी ऑफ ट्रीज का रास्ता साफ कर लिया है और अब वो इस इलाके का सफर कर सकते हैं। सी ऑफ ट्रीज, क्या तुम डार्क नाइट एम्पायर के मशहूर ड्रीम सिटी की बात कर रहे हो? बिल्कुल। मैं और किस चीज के बारे में बात करूंगा? मैंने सुना है कि सी ऑफ ट्रीज एक शानदार जगह है जिसकी हिफाजत 6 ग्रेट प्राइमोर्डियल एल्फ किंग्स करते हैं। इसमें एक ऐसा रास्ता भी है जो आपको ट्रडो में अपनी तरक्की मुकम्मल करने की इजाजत देता है। आप दरअसल बाकायदा ट्रडो प्रमोशन क्विस्ट को छोड़ सकते हैं। ये रास्ता आम प्रमोशन क्विस्ट से भी आसान है। अगरचे एक बार जब आप ट्रायल मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको ट्रडो की मरकजी क्लासेस में से कोई क्लास नहीं मिलती, बल्कि एक खास ट्रडो क्लास मिलती। एक खास ट्रडो क्लास, बिल्कुल दुरुस्त। ये एक समस्पोर्ट क्लास है जिसे ट्रेवलिंग बारूद कहा जाता है। ये क्लास बरसरिकर, एलिमेंटलिस्ट, कुल्लीरुक और ओरेकल क्लासेस का मजमुआ है। कितना जबरदस्त है! आप वाकई आम ट्रडो प्रमोशन क्विस्ट को छोड़ सकते हैं। ट्रडो प्रमोशन कोर्ट्स इतनी मुश्किल होती हैं कि किसी बड़ी गिल्ड की मुकम्मल हिमायत के बावजूद आपके पास होने की कोई जमानत नहीं होती। मुझे हैरत है कि हमें सी ऑफ ट्रीज का दौरा करने का मौका कब मिलेगा। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी आम ट्रडो प्रमोशन क्विस्ट मुकम्मल नहीं कर पाता, तब भी ट्रडो ट्रैवलिंग बारूद बनना कोई बुरा ख्याल नहीं है। कम अज कम मैं एक बरसरिकर से बहुत ज्यादा ताकतवर होऊंगा। ख्वाब देखते रहूं। हम सी ऑफ ट्रीज की बात कर रहे हैं। इसका दौरा करना इतना आसान कैसे हो सकता है? सिर्फ स्टारलिंक, वो ताकत जो शहर का रास्ता खोलने की जिम्मेदार है, खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद को वहां ले जा सकती है। तुम्हारे ख्याल में दूसरे ममालिक के माहिरीन स्टारलिंक में शामिल होने क्यों आ रहे हैं?
हर कोई गिल्ड के जरिए सी ऑफ ट्रीज में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। मरकजी जिला में घूमने वाले आजाद खिलाड़ी स्टारलिंक की रेजिडेंस के बाहर खिलाड़ियों की लंबी कतार को देखते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। अगरचे वो भी गिल्ड में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन स्टारलिंक इतनी बड़ी गिल्ड थी कि वो मुख्तलिफ सुपरफास्टर गिल्ड्स का भी मुकाबला कर सकती थी। इसकी भर्ती की शराइत इंतहाई सख्त थीं। कोई भी यूं ही इसमें शामिल नहीं हो सकता था। दरीं असना स्टारलिंक की रेजिडेंस में गिल्ड लीडर के दफ्तर में 1 दर्जन के करीब 2 खिलाड़ी जमा थे। इस इन लीडिंग सिविल पर लानत हो। उन्होंने वाकई हमसे पहले एक बड़े पैमाने के हील मोड टीम डंजन का फर्स्ट क्लियर हासिल कर लिया और अपनी गिल्ड को 3 स्टार पर तरक्की दे दी। लो जंगुल्लू ने अपने सामने मौजूद लोगों को घूरते हुए केली चढ़ाई। ये कैसे हुआ? हम वाज़े तौर पर बरतरी हासिल किए हुए थे। इन लीडिंग सिविल ने इसके बजाय फर्स्ट क्लियर कैसे हासिल कर लिया? गिल्ड लीडर, हमारी तहकीकात की बुनियाद पर इन लीडिंग सिविल ने अपनी रेड टीम की जंगी ताकत को नुमायां तौर पर बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में ताकतवर हथियार और टूल्स हासिल किए। वो अशिया ही उनके फर्स्ट क्लियर हासिल करने की वजह है। डॉन वेब ने, जो अब लेवल 57 का 2 एलिमेंटलिस्ट था, वजाहत की। ताकतवर हथियार, ये कैसे मुमकिन है? इस सूरत हाल ने लो जंगुल्लू को उलझन में डाल दिया। अपनी मौजूदा संगीन सूरत हाल के बावजूद इन लीडिंग सिविल अब भी एक सुपरफास्टर गिल्ड थी। इसकी मरकजी फोर्स के पास पहले ही गार्ड्स डोमेन के बेहतरीन इक्विपमेंट होने चाहिए थे। यहां तक कि अगर इन लीडिंग सिविल ने दूसरी गिल्ड से इक्विपमेंट उधार भी लिए हों, तब भी वो अपनी रेड टीम की जंगी ताकत में इतने बड़े फर्क से इजाफा करने के काबिल नहीं होनी चाहिए थे। ये सच है। हमारे जासूसों के मुताबिक गिल्ड ने लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स का एक बड़ा जखीरा हासिल कर लिया है। डॉन वेब ने लो जंगुल्लू को हथियारों की मालूमात भेजते हुए कहा। अगरचे ये लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स ज्यादातर लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स से कमतर हैं, लेकिन फिर भी ये लेवल 50 के डार्क गोल्ड वेपन्स से ज्यादा ताकतवर है। लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स, उनके हाथ ये कैसे लगे? यहां तक कि सपर गिल्ड्स के पास भी ऐसा असलहा खाना नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं कि कोई भी इन हथियारों की इतनी बड़ी खेप बेचने पर राजी हो, लो जंगुल्लू ने हैरत से कहा। हमारे जासूसों ने तस्दीक की है कि यह हथियार जीरो विंग की तरफ से आए हैं। जीरो विंग के पास जरूर कोई ऐसा खास जरिया होगा जो उसे ऐसी अशिया जमा करने की इजाजत देता है, डॉन वेब ने वजाहत की। मैंने पहले ही किसी को गिल्ड की तहकीकात करने के लिए भेजा था, लेकिन जीरो विंग ने इस मामले को सख्ती से खुफिया रखा हुआ है। अब तक हम हथियारों की असलियत दरियाफ्त करने में नाकाम रहे हैं। ताहम अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो इस बात का कवी इम्कान है कि जीरो विंग के फोर्जर्स ने ये अशिया तैयार की है। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी लेवल 50 के टीम डंजन्स पर छापा मारने के लिए जिदोजहद कर रही है। खास कोर्ट्स और आला सतह के फील्ड बासेस के अलावा उस वक्त खिलाड़ियों के लिए लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। मजीद बरा जीरो विंग ने इन लीडिंग सिविल को यह हथियार थोक के हिसाब से फरोख्त किए हैं। इस बात का बहुत इम्कान है कि जीरो विंग के फोर्जर्स खुशकिस्मती से लेवल 55 का डार्क गोल्ड वेपन बनाने में कामयाब हो गए हों या उन्हें फॉर्जन डिजाइन्स मिल गए हों जिससे वो बड़े पैमाने पर हथियार तैयार कर रहे। जीरो विंग, ये नाम सुनकर लो जंगुल्लू के चेहरे के तासुरात तारीक हो गए। मैंने सुना है कि जीरो विंग ने अभी इनशनेट रॉक सिटी पर अचानक हमला किया है। इस जंग का नतीजा क्या निकला? जीरो विंग पहले ही इसकी नाफरमानी करने की जसारत कर चुका था। अब इस गिल्ड ने इसकी गिल्ड के हरीफ इन लीडिंग सिविल की मदद की थी। इस मदद की वजह से इन लीडिंग सिविल ने अपनी रफ्तार दोबारा हासिल कर ली थी और उसके रास्ते का एक और भी बड़ा कांटा बन गई थी। जीरो विंग नाकाम हो गया है। डॉन वेब ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद नरमी से कहा, मैं ये जानता हूं, हम बेस्ट एम्परर की बात कर रहे हैं। इस बूढ़े कमीने को हराना इतना आसान कैसे हो सकता है? वो बूढ़ा कमीना इतना खुशकिस्मत भी था कि उसने ईवल गॉड्स टेम्पल से एक लीगेसी हासिल कर ली। लो जंगुल्लू ने सर हिलाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि जीरो विंग का कितना शदीद नुकसान हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ। इनशनेट रॉक सिटी पर कब्जा करने में नाकाम होने के बाद जीरो विंग ने मैदान जंग से पीछे हटने से पहले बेस्ट एम्परर की फौज को रोकने के लिए एक ताकतवर मैजिक स्क्रोल का इस्तेमाल किया। डॉन वेब ने वजाहत की। अगरचे जीरो विंग इनशनेट रॉक सिटी पर कब्जा करने में नाकाम रहा, ताहम गिल्ड ने डार्क विचेस टावर को तबाह कर दिया, जो और एम्पायर में डार्क प्लेयर्स के टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स में से एक था।
कैसे? सदमे से लो जंगुल्लू की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस इंकिशाफ को किसी हद तक नाकाबिले यकीन पाते हुए उसने बात जारी रखी, मेरा ख्याल था कि डार्क सिविल कस्बे की हिफाजत करता है। अगरचे वो कतई तौर पर नहीं जानता था कि डार्क विचेस टावर कितना ताकतवर है, लेकिन इसे तबाह करने के लिए सुपर पावर्स को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती क्योंकि इसकी हिफाजत आला सतह के एनपीसीज कर रहे थे। तो जीरो विंग जैसी गिल्ड की तो बात ही छोड़ दें। मजीद बरा, जीरो विंग ने जब डार्क विचेस टावर पर हमला किया था तो वो इनशनेट रॉक सिटी के खिलाफ जंग में भी मसरूफ था। ये दुरुस्त है। डार्क विचेस टावर के साथ जंग के दौरान जीरो विंग ने ऐसे जंगी हथियारों का इंकिशाफ किया जो इससे पहले गेम में किसी ने नहीं देखे थे। यह हथियार एक मुतहर्रिक मैजिक टावर की तरह काम करता है। उसका दिफा भी इंतहाई मजबूत है। डार्क विचेस टावर पर हमला इन हथियारों की वजह से कामयाब हुआ। तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स उसकी छानबीन कर रही हैं ताकि वो अपने लिए यह हथियार हासिल करने का कोई तरीका ढूंढ सकें। डॉन वेब ने सर हिलाते हुए रिपोर्ट दी। फिर इसने डार्क विचेस टावर की जंग की वीडियो लो जंगुल्लू को भेज दी। लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स तैयार करने की सलाहियत, और अब ये जीरो विंग गैर मुतवक्के तौर पर काबिल है। लो जंगुल्लू के वीडियो देखने के बाद इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, बहुत खूब। मैंने महज जीरो विंग को तबाह करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि गिल्ड की अब भी कुछ अहमियत है। मंसूबे में तब्दीली? हमारे मातहतों को मतला करो कि वो ये अशिया मेरे लिए लेकर आए। सी ऑफ ट्रीज का क्या होगा? हमने थोरन फोर्ट्रेस से 8 चाबियां हासिल करने के लिए बहुत तग-ओ-दो की है। क्या हम अब हार मानने वाले हैं जबकि हम हतमी जिदोजहद के इतने करीब हैं? डॉन वेब ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल नहीं, हम पहले सी ऑफ ट्रीज से निपटेंगे, फिर हम जीरो विंग को देख लेंगे, लो जंगुल्लू ने कहा। जैसे ही इसने अपनी स्क्रीन पर हील टैंक्स को देखा, इसकी आंखों में लालच की एक झलक चमक उठी। ठीक है, जाओ, जरूरी तैयारियों का जायजा लो। समझ गया, डॉन वेब ने सर हिलाया। फिर वो अपने आदमियों को लेकर दफ्तर से बाहर निकल गया। दरी असना सलोरोंग टाउन में जीरो विंग की फौज की वापसी ने कस्बे में एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। आखिरकार जंग का नतीजा हैरान कुन था। अगरचे जीरो विंग इनशनेट रॉक सिटी को गिराने में नाकाम रहा था, लेकिन डार्क विचेस टावर की तबाही ने इस बात को यकीनी बना दिया था कि डार्क प्लेयर्स अब सलोरोंग टाउन के लिए खतरा नहीं बनेंगे। सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस पर गिल्ड के कब्जे समेत जीरो विंग ने और एम्पायर के जुनूब मशरकी इलाके को महफूज कर लिया था। अब कोई भी ताकत गिल्ड के अराकीन की राह में रुकावट नहीं बन सकेगी, और एम्पायर में लीवलिंग के वाफिर वसाइल के साथ जीरो विंग की तरक्की की रफ्तार आसमान को छूने लगेगी। कुछ अरसे के लिए दूसरे ममालिक के आजाद खिलाड़ी जीरो विंग में शामिल होने की उम्मीद में सलोरोंग टाउन का सफर करने लगे। इनमें से बहुत से माहिर खिलाड़ी थे। गिल्ड लीडर, मुख्तलिफ सुपर पावर्स के नुमाइंदे जा चुके हैं। इन सब ने सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस में गैरिजन कायम करने पर मुबारकबाद पेश की है। आबदा गाल ने सैफ अली की तरफ मुस्कुराते हुए कहा जब वो डार्क विचेस टावर से हासिल होने वाली लूटमार को तरतीब दे रहा था और उसका मुआयना कर रहा था। ताहम किंग्स रिटर्न से हील फीनट जब गया तो उसके चेहरे पर खास तौर पर कीना परवर तासुरात थे। आपको देखना चाहिए था कि यह कितना मुज़हका खेज था। ऐसा लगता है कि वो हमारी गिल्ड पर दबाव डालने का इरादा तर्क कर रहे हैं। सैफ अली ने सर हिलाया। इस नतीजे ने उसे हैरान नहीं किया। अब जबकि मुमकिना नुकसानात फवाइद से ज्यादा थे, तो ये फितरी बात थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जीरो विंग को निशाना बनाना छोड़ दिया। सही, इन लीडिंग हार्ट भी अब से मिलने आया है। वो इस बार अपने साथ कुछ लोगों को लाया है। इसका कहना है कि इसके पास अब के लिए एक बहुत बड़ी कारोबारी तजवीज है, आबदा गाल ने कहा। वो इस वक्त दूसरी मंजिल के VIP इस्तकबालिया कमरे में इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अभी उनसे मिलना चाहेंगे? एक कारोबारी तजवीज? ठीक है, चलते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। सैफ अली इन लीडिंग हार्ट के अचानक दौरे के बारे में निस्बतन मुतजस्सिस था। फिर वो और आबदा गाल गिल्ड वेयर हाउस से निकले और दूसरी मंजिल के VIP इस्तकबालिया कमरे की तरफ चल पड़े। चैप्टर 1883 फल्कियाती मालियत का सीट इक्विपमेंट। जीरो विंग की गिल्ड रिजेडनेस में दूसरी मंजिल के VIP इस्तकबालिया कमरे में 4 लोग बैठे थे। जब सैफ अली और आबदा गाल दाखिल हुए तो उन चारों ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ मोड़ लीं। तवील इंतजार के लिए माजरत, सैफ अली ने कहा। वो 4 में से 2 खिलाड़ियों
इन लिडिंग हार्ट और मो लिंगशा से पहले ही वाकिफ था। सैफ अली ने बाकी दो को भी पहचान लिया। वो ऐसे माहिरीन थे जिन्हें इसकी पिछली जिंदगी के दौरान गॉड्स डोमेन की हर बड़ी गिल्ड जानती थी। इन दोनों में से एक लेवल 57 का ट्रडो एलिमेंटलिस्ट था जिसे लॉन्ग सिविल कहा जाता था, जबकि दूसरा लेवल 57 का ट्रडो गार्डियन नाइट था जिसे हुंटंग ब्लेड कहा जाता था। माजी में लॉन्ग सिविल को क्रिम्सन विजर्ड के नाम से भी जाना जाता था, जबकि हुंटंग ब्लेड को आयरन जाइंट के नाम से जाना जाता था। अगरचे माजी में दोनों में से किसी ने भी गॉड्स डोमेन की एक्सपर्ट्स लिस्ट में दर्जा हासिल नहीं किया था, लेकिन सीक्रेट पवेलियन ने उन्हें सरकारी खिताबात दिए थे। उन्होंने महज इसलिए दर्जा हासिल नहीं किया था क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। हर सुपर पावर के अपने राज होते थे और उनमें से कोई भी अपने हर माहिर को जाहिर नहीं करता था। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दबाव में सीक्रेट पवेलियन ने गॉड्स डोमेन की एक्सपर्ट्स लिस्ट में हर माहिर को शामिल नहीं किया था। ताहम सीक्रेट पवेलियन ने फिर भी उनमें से कुछ माहिरीन की मुख्तसर तफसील फराहम की थी। वो तमाम माहिरीन जिन्होंने कोई खिताब हासिल किया था, उनके जंगी रिकॉर्ड शानदार थे। अगरचे लॉन्ग सिविल और हुंटंग ब्लेड इन लिडिंग हार्ट की तरह मशहूर नहीं थे, लेकिन वो गिल्ड लीडर से किसी भी तरह कमजोर नहीं थे। यकीनन इन दोनों खिलाड़ियों ने गेम में 3 तक पहुंचने के बाद ही अपने खिताबात हासिल किए थे। इस मकाम पर बहुत कम लोग उन खिलाड़ियों की हकीकी सलाहियतों को जानते थे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम अप आ गए। इन लिडिंग हार्ट ने खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा। फिर इसने लॉन्ग सिविल और हुंटंग ब्लेड की तरफ इशारा किया और कहा, मैं आपका तारुफ करवाता हूं। ये लॉन्ग सिविल है, इन लिडिंग सिविल का चीफ एलिमेंटलिस्ट, और ये हुंटंग ब्लेड है, इन लिडिंग सिविल का चीफ गार्डियन नाइट। हेलो। लॉन्ग सिविल और हुंटंग ब्लेड दोनों ने सैफ अली की तरफ सर हिलाया और इस सौर जमीन के हर अमल का बगौर मुशाहिदा किया ताकि सैफ अली की सलाहियतों का अंदाजा लगा सके। जीरो विंग की मौजूदा कामयाबी की एक बड़ी वजह सैफ अली था। गिल्ड ने और एम्पायर में भी अपने कदम जमा लिए थे और मुख्तलिफ सुपर पावर्स को जबरदस्ती जीरो विंग को निशाना बनाने से रोक दिया था। कुछ अरसा कबल जीरो विंग ने इन लिडिंग सिविल को बड़ी तादाद में लेवल 55 के डार्क गोल्ड वेपन्स भी फरोख्त किए थे, जिसकी बदौलत इन लिडिंग सिविल ने लेवल 50 के बड़े पैमाने के 3 डंजन में फर्स्ट क्लियर हासिल किया और डार्क नाइट एम्पायर में 3 स्टार का दर्जा हासिल करने वाली पहली गिल्ड बन गई। उन्हीं कामयाबियों की वजह से इन लिडिंग सिविल के पास अब अपनी होम एम्पायर में स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए ज्यादा सरमाया था। जब सबका तारुफ हो गया तो उन लिडिंग हार्ट ने अपने बैग से एक फहरिस्त निकाली और सैफ अली को थमा दी। फहरिस्त पर एक सरसरी नजर डालने से सैफ अली उलझन में पड़ गया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे लगता है कि अब फहरिस्त में दी गई अशिया में दिलचस्पी रखते होंगे, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? इन लिडिंग हार्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब दुरुस्त कह रहे हैं। जीरो विंग उन अशिया को हासिल करने में बहुत दिलचस्पी रखता है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फहरिस्त में मौजूद हर शय वो मवाद था जिसे जीरो विंग इस वक्त थोक के हिसाब से खरीदने की कोशिश कर रहा था। इनमें हील टैंक बनाने का मवाद भी शामिल था। हील टैंक के लिए दरकार कुछ मवाद 3 डंजन से हासिल नहीं किया जा सकता था। सिर्फ चंद मखसूस नक्शे ही ये मवाद पैदा करते थे। बदकिस्मती से मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स इन मवाद की कदर करती थीं और आम तौर पर उन्हें फरोख्त नहीं करती थीं। लिहाजा मिलनक कुलुक इस्माइल सिर्फ दूसरे ममालिक के आजाद खिलाड़ियों से ये मवाद खरीदने की पूरी कोशिश कर सकती थी। चूंकि इसके पास इस हकीकत को छुपाने की कोई खास वजह नहीं थी, इसलिए सैफ अली ने इन मवाद की अपनी जरूरत को तस्लीम कर लिया। आखिरकार कोई भी बड़ी गिल्ड आसानी से ये अंदाजा लगा सकती थी कि जीरो विंग मवाद इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। बस इन गिल्ड्स को ये नहीं मालूम था कि जीरो विंग को ये मवाद किस लिए चाहिए। इन लिडिंग सिविल ये मवाद जीरो विंग को थोक के हिसाब से और मार्केट की कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार है, इन लिडिंग हार्ट ने कहा। अब जीरो विंग को फरोख्त करने के लिए तैयार है, सैफ अली मुस्कुराया। ये तो बहुत शानदार होगा, लेकिन मुझे शक है कि आप इसलिए यहाँ आए हैं। अगर इन लिडिंग सिविल सिर्फ जीरो विंग को ये नायाब मवाद फरोख्त करना चाहता तो उन लिडिंग हार्ट जाती तौर पर गिल्ड का दौरा न करता। वो लेन देन शुरू करने के लिए महज किसी मातहत को भेज सकता था। मजीद बरा इन लिडिंग हार्ट अपने साथ क्रिम्सन विजर्ड और आयरन जाइंट को भी ले आया था। यकीनन मेरे आने की वाहिद वजह ये नहीं है। मैं इन नायाब मवाद का तबादला डार्क कोर विजन सीट और सुंडाइल सीट के लिए तयशुदा वक्त से पहले करना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं जो कीमत पेश करूंगा वो आपके लिए तसल्ली बख्श होगी। इन लिडिंग हार्ट ने अपना असल मकसद जाहिर करते हुए सर हिलाकर कहा।
अब पेशगी लेन देन करना चाहते हैं। लॉन्ग सिविल और हुंटन ब्लेड पर नजर डालते हुए सैफ अली को एहसास हुआ कि इन लीडिंग हार्ट आज इन दोनों को अपने साथ क्यों लाया था। बदकिस्मती से मैं आपको और फिनिक्स पवेलियन मास्टर को पहले ही दोनों सीट्स की नीलामी की तारीख से आगाह कर चुका हूं। अगर मैं अब आपके साथ तिजारत करता हूं तो मुझे डर है कि ये डर्नफेक्स पवेलियन के साथ नाइंसाफी होगी। डार्क कोर विजन सीट और सुंडाइल सीट दोनों लेवल 55 से लेवल 60 के डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट थे। अगर लॉन्ग सिविल और हुंटन ब्लेड अब उन सीट्स को इस्तेमाल कर सकी तो वो अपनी गिल्ड के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि इन लीडिंग हार्ट वक्त से पहले लेन देन क्यों करना चाहता था। मैं समझता हूं इसीलिए इन लीडिंग सिविल आपको उन 2 सीट्स के बदले 70,000 गोल्ड मालियत का नायाब मवाद मैजिक क्रिस्टल्स पेश करने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि डर्नफेक्स पवेलियन भी ऐसी पेशकश करने की सलाहियत रखता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम डर्नफेक्स पवेलियन से भी राब्ता कर सकते हैं और अभी एक हंगामी नीलामी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि डर्नफेक्स पवेलियन को इस इंतजाम पर कोई एतराज नहीं होगा, इन लीडिंग हार्ट ने कहा। जब लॉन्ग सिविल और हुंटन ब्लेड ने इन लीडिंग सिविल का बयान सुना तो उनके तासुरात बदल गए। वो दोनों सोचने लगे कि क्या उनका गिल्ड लीडर पागल हो गया है। ये वो कीमत नहीं थी जिस पर उन्होंने पहले इत्तेफाक किया था। इन लीडिंग हार्ट ने न सिर्फ 70,000 गोल्ड में 2 सीट खरीदने का कहा था बल्कि इसने इंतहाई नायाब मवाद के साथ बिल अदा करने की पेशकश भी की थी। इस कीमत पर वो इनफरादी लेवल 60 के डार्क गोल्ड इक्विपमेंट के काफी सीट खरीद सकते थे। नायाब मवाद की सूरत में 70,000 गोल्ड, ये तजवीज सुनकर सैफ अली हैरान रह गया। सैफ अली को ये तस्लीम करना पड़ा कि ये पेशकश पुरकशिश थी। इसका इरादा डार्क कोर विजन सीट की इब्तिदाई बोली 24,000 गोल्ड मुकर्रर करने का था और यह कीमत सिर्फ इसलिए इतनी ज्यादा थी क्योंकि ये सीट एमटीज के लिए था। उसने सोचा था कि अगर वो सुंडाइल सीट 10,000 गोल्ड में बेच दे तो ये उसकी खुशकिस्मती होगी। ज्यादा से ज्यादा उसने अंदाजा लगाया था कि वो दोनों सीट कल 50,000 गोल्ड में बेच सकता है। फिर भी इन लीडिंग हार्ट ने अभी उन सीट्स के लिए 70,000 गोल्ड की पेशकश की थी। मजीद बरा वो उन नायाब मवाद के साथ अदायगी करने के लिए तैयार था जिनकी सैफ अली को हील टैंक बनाने के लिए जरूरत थी। जैसा कि इन लीडिंग हार्ट ने कहा था, अनमोल शहजादी इतनी फलकियाती कीमत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। डार्क कोर विजन सीट और सुंडाइल सीट ज्यादा से ज्यादा लेवल 60 के डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट थे, न कि एपिक इक्विपमेंट जिन्हें लेवल 100 से आगे तक इस्तेमाल किया जा सकता था। आबदा गाल जो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी, उसने इन लीडिंग की तरफ हैरत भरे तासुरात से देखा। इसे तवक्को नहीं थी कि दूसरा गिल्ड लीडर इतना पागल होगा। अब जबकि जीरो विंग ने सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस में गैरिजन कायम कर लिया था और गिल्ड के अराकीन की एक बड़ी तादाद को वहां मुंतकिल कर दिया था, गिल्ड को फौरी तौर पर बड़ी तादाद में कवायंस और वसाइल की जरूरत थी। अगर जीरो विंग वो वसाइल हासिल कर ले जो इन लीडिंग हार्ट ने अभी पेश किए थे तो ये लेन देन और एम्पायर के जनूब मशरकी इलाके पर जीरो विंग के कब्जे को तेज कर सकता था। जब इन लीडिंग हार्ट ने सैफ अली और आबदा गाल के मुतमईन तासुरात देखे तो उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अगरचे इसने अपने इब्तिदाई मंसूबे से कहीं ज्यादा कीमत पर सीट खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन इसने ऐसा किसी भी हंगामे से बचने के लिए किया था। अगर वो नीलामी में अनमोल शहजादी का मुकाबला करता तो मालूमात के लीक होने का खतरा बढ़ जाता। अफसोस के साथ सैफ अली ने अपना सर हिलाया। 70,000 गोल्ड वाकई पुरकशिश है, लेकिन बराकरम मुझे इनकार करने की इजाजत दें, सैफ अली ने इन लीडिंग हार्ट को फहरिस्त वापस करते हुए कहा। इसकी आंखों में पुख्ता अज़्म था। क्या आप मेरी पेशकश से मुतमिन नहीं है? इन लीडिंग हार्ट दंग रह गया। लॉन्ग सिविल और हुंटन ब्लेड ने भी सैफ अली को घूरा। इन दोनों का ख्याल था कि सैफ अली पागल हो गया है, कोई और इतनी फराख दिलाना कीमत पेश नहीं करेगा। फिर भी सैफ अली ने इसे मुस्तरद कर दिया था। नहीं, मुझे ये काफी तसल्ली बख्श लगी, सैफ अली ने सच्चाई से जवाब दिया। तो फिर क्यों इन लीडिंग हार्ट का एतमाद टूटने लगा जब इसने सैफ अली को घूरा? बदकिस्मती से मुझे सी ऑफ ट्रीज में ज्यादा दिलचस्पी है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। चैप्टर 1884 चैप्टर 2 स्पेशल क्लास। सैफ अली के बयान के बाद कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। ये इन लीडिंग हार्ट सदमे से सैफ अली को घूरे बगैर ना रह सका। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सैफ अली की भूख इतनी शदीद होगी। न सिर्फ ये शख्स नायाब मवाद की सूरत में 70,000 गोल्ड से मुतमईन नहीं था,
बल्कि इसने इन लीडिंग सिविल के सी ऑफ ट्रीज पर भी नजरें जमा ली थी। सी ऑफ ट्रीज आबदा गाल का जहन सवालात से भर गया। वो इस नाम को नहीं पहचानती थी और इस बात ने उसे मुतजस्सिस कर दिया। यह सी ऑफ ट्रीज क्या था कि सैफ अली के लिए इतने कीमती वसाइल को मुस्तरद करने के लिए काफी था। मजीद बरा इन लीडिंग हार्ट और उसके साथियों के तासुरात की बुनियाद पर सी ऑफ ट्रीज वाज़े तौर पर कोई आम चीज नहीं थी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आप इस लेन देन में सी ऑफ ट्रीज को शामिल करना चाहते हैं तो उन लीडिंग सिविल को पीछे हटना पड़ेगा। लॉन्ग सिविल ने खड़े होते हुए मजबूती से ऐलान किया, बेहतर होगा कि अब किसी और चीज पर गौर करें। सी ऑफ ट्रीज डार्क नाइट एम्पायर का एक अफसानवी शहर था। कोई भी थोड़ी सी तहकीक के बाद इतना जान सकता था। इसके अलावा ये अब सल्तनत में कोई राज नहीं रहा था। बहुत से माहिरीन पहले ही सी ऑफ ट्रीज के बारे में जान चुके थे और स्टारलिंक में शामिल होने के लिए डार्क नाइट सिटी का सफर कर चुके थे। ताहम स्टारलिंक के बरक्स इन लीडिंग सिविल का सी ऑफ ट्रीज को शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। हुंटन ब्लेड ने भी लॉन्ग सिविल के पास से सर हिलाया। सी ऑफ ट्रीज इन लीडिंग सिविल की आखिरी हद से बहुत आगे था। जीरो विंग जरूर ख्वाब देख रहा होगा अगर वो सोचता है कि वो 2 डार्क गोल्ड से इक्विपमेंट के बदले मुनाफा में हिस्से का मुतालबा कर सकता है। इनकार करने में इतनी जल्दी न करें। क्या आप इसमें दिलचस्पी नहीं रखते जो मैं पेश करने वाला हूं? लॉन्ग सिविल के रद्द अमल ने सैफ अली को खास तौर पर हैरान नहीं किया। सी ऑफ ट्रीज एक अनोखी खुफिया सरजमीन थी जिसे 6 ग्रेट प्राइमवर्डेल एल्फ किंग्स ने बनाया था। प्राइमवर्डेल सिटी की तरह सी ऑफ ट्रीज खिलाड़ियों को बेपनाह मदद फराहम कर सकता था, लेकिन सी ऑफ ट्रीज बुनियादी तौर पर जादुई तहकीक पर मरकूज था। खिलाड़ियों को वहां बहुत से ऐसे मैजिक ईरे मिल सकते थे जो गार्ड्स डोमेन के एनपीसी कस्बों और शहरों में दस्तयाब नहीं थे। खिलाड़ी मैजिक ईरे पर अपनी गिरफ्त के साथ साथ अपने स्पेल कंप्लीशन रेट्स को भी बेहतर बना सकते थे। इसकी वजह से माजी में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों ने सी ऑफ ट्रीज को बहुत अहमियत दी थी। सी ऑफ ट्रीज के फाल होने के बाद खिलाड़ी सिर्फ इसी सूरत में शहर का दौरा कर सकेंगे अगर उनके पास चाबी हो। नतीजे के तौर पर शहर के एंट्री स्लॉट्स नाकाबिल यकीन हद तक कीमती थे। ताहम जैसे जैसे खिलाड़ी शहर की मजीद खुसूसियात को खोलते जाएंगे, दाखिले की शराइत नर्म होती जाएंगी। आखिर में सी ऑफ ट्रीज पूरे गार्ड्स डोमेन में सबसे मशहूर एनपीसी शहरों में से एक बन गया था। दरी असना सी ऑफ ट्रीज का सबसे मशहूर फायदा उसकी ट्रदो स्पेशल क्लास ट्रेवलिंग बारूद था। ट्रदो पर दस्तयाब चंद समसपोर्ट क्लासेस में से एक के तौर पर इस क्लास में साथियों की ताकत बढ़ाने की सलाहियत थी, अगरचे ट्रेवलिंग बारूद के पास हाई डीपीएस नहीं था। एक ट्रेवलिंग बारूद 100 आदमियों की टीम की जंगी ताकत में कम अज कम 15% इजाफा कर सकता था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ बड़ी गिल्ड्स ने इस ट्रदो स्पेशल क्लास की कदर की थी। फितरी तौर पर इन लीडिंग सिविल को ज्यादा फायदा होगा अगर वो इस क्लास पर ज्यादा से ज्यादा अरसे तक इजारादारी कायम रखे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, हम इस मामले पर पीछे नहीं हटेंगे, लॉन्ग सिविल ने अज़्म के साथ गुर्राते हुए कहा। इन लीडिंग सिविल ने ट्रेवलिंग बारूद क्लास पर तफसील से तहकीक की थी, इसलिए वो जानते थे कि ये क्लास टीम को कितनी मदद फराहम करेगी। जब तक इन लीडिंग सिविल के पास ट्रेवलिंग बारूद खिलाड़ी मौजूद थे, गिल्ड दीगर सुपर पावर्स की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी से 3 डंजन्स को क्लियर कर सकती थी। जहां तक स्टारलिंक और क्रिम्सन एम्परर का ताल्लुक है, जिन्होंने सी ऑफ ट्रीज में दाखिल होने की चाबियां भी हासिल कर ली थीं, इनमें से कोई भी अपने हरीफों पर बरतरी को यकीनी बनाने के लिए अपने स्लॉट्स शेयर नहीं करेगा। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास खिलाड़ियों के ट्रेवलिंग बॉर्ड्स बनने की कामयाबी की शरह को बढ़ाने का एक तरीका है? सैफ अली ने हंसते हुए पूछा। मैं ट्रेवलिंग बारूद क्लास के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। मैंने सुना है कि खिलाड़ियों की एक महदूद तादाद ही ट्रेवलिंग बारूद में क्लास तब्दील कर सकती है, मेरे ख्याल में हर हफ्ते 20। मजीद बरा, मुझे नहीं लगता कि इन लीडिंग सिविल डार्क नाइट एम्पायर की वाहिद गिल्ड है जिसने शहर में दाखिल होने की चाबियां हासिल की हैं। आप ये कैसे जानते हैं? लॉन्ग सिविल ने सदमे से सैफ अली को घूरा। शहर की चाबियों के हवाले से मामला एक बुनियादी राज होना चाहिए था जिसे सिर्फ उनकी 3 गिल्ड्स ही जानती थीं। गिल्ड्स से बाहर के खिलाड़ियों को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए था कि वो सी ऑफ ट्रीज का दौरा करने के बाद ट्रेवलिंग बॉर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा फायदा बगैर किसी हद के कैसे मौजूद हो सकता है? प्रमोशन क्वेस्ट के लिए वाकई खिलाड़ियों की एक हद थी, हर हफ्ते सिर्फ 20 खिलाड़ी ही ये क्लास हासिल कर सकते थे। एक बार जब वो हद पूरी हो जाती
तो खिलाड़ियों को क्लास तब्दील करने की कोशिश करने से पहले 7 दिन इंतजार करना पड़ता। क्लास तब्दील करने की कामयाबी की शरह में इजाफा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आपके पास वाकई ऐसा करने का कोई तरीका है? इन लीडिंग हार्ट अपनी बढ़ती हुई दिलचस्पी को ना रोक सका। अगरचे 7 दिन कोई तवील अरसा नहीं था, लेकिन यह बहुत कम भी नहीं था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मैन फोर्स के अराकीन 2 कूल डाउन साइकिल्स के बाद लेवल 60 को उबूर कर लेंगे। उस वक्त फिर 2 के खिलाड़ी इतने नायाब नहीं रहेंगे। खुशकिस्मती से इस वक्त में ट्रेवलिंग बॉर्ड्स की कदर कम नहीं होगी, अगरचे ये क्लास पहले 2 कूल डाउन साइकिल्स के दौरान सबसे ज्यादा कीमती होगी। फिलहाल डार्क नाइट एम्पायर की 3 अहम ताकतें उन पहले 20 स्लॉट्स के लिए मुकाबला कर रही थीं। अगर क्लास तब्दील करने की कामयाबी की शरह को बढ़ाना मुमकिन होता तो उन लीडिंग सिविल को अपने हरीफों पर बहुत बड़ा फायदा हासिल होता। यकीनन मजीद बड़ा मेरा तरीका कामयाबी की शरह में कम अज कम 20% इजाफा करता है, सैफ अली ने पुरएतमाद अंदाज में वजाहत की। 20% बेहतरी, इन लीडिंग हार्ट ने हाँफते हुए कहा। अगरचे ट्रैवलिंग बारूद की क्लास तब्दील करने की क्विस्ट आर्म्ड 2 प्रमोशन क्विस्ट से कदरे आसान थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये आसान थी। इन लीडिंग सिविल ने क्लास तब्दील करने की कोशिश के लिए जिन माहिरीन को एहतियात से मुंतखब किया था, उनकी कामयाबी की शरह सिर्फ 50% के करीब थी। अगर इसमें 20% इजाफा मुमकिन होता तो उन लीडिंग सिविल 20 स्लॉट्स पर इजारादारी कायम कर सकता था। सी ऑफ ट्रीज के इब्तिदाई एंट्री स्लॉट्स बेहद कीमती हैं। इसके अलावा हम कैसे जानें कि आप हमें सच बता रहे हैं? लांग सिविल ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये आप पर मुनहसर है कि आप मुझ पर यकीन करें या नहीं। मुझे शहर में सिर्फ 10 एंट्री स्लॉट्स चाहिए। मैं दोनों सीट्स की कीमत भी कम करके वसाइल की सूरत में 50,000 गोल्ड कर दूंगा, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कुछ देर के लिए लांग सिविल के पास अल्फाज खत्म हो गए। ठीक है, मैं इन लीडिंग सिविल की जानिब से आपकी पेशकश से इत्तेफाक करती हूँ, मो लिंगशा, जो इस तमाम वक्त खामोश रही थी, ने अचानक कहा। मिस मो, क्या हो अगर वो सिर्फ बकवास कर रहा हो? लांग सिविल ने खातून को रोकने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम हमें धोखा देगा। मजीद बरा ट्रैवलिंग बारूद क्लास के बारे में उसकी समझ बोझ हमारी समझ से किसी भी तरह कम नहीं है। इससे साबित होता है कि वो जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, मो लिंगशा ने कहा। चूंकि मो लिंगशा इतनी पुरज़्म थी, इसलिए लांग सिविल के पास खामोशी से सर हिलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ताहम जैसा कि मो लिंगशा ने इशारा किया था, सिर्फ डार्क नाइट एम्पायर की 3 बड़ी गिल्ड्स के आला ओहदेदारों को ही ट्रैवलिंग बारूद क्लास से मुताल्लिक कोई तफसीलात मालूम होनी चाहिए थी। मालूमात का लीक होना नामुमकिन होना चाहिए था, फिर भी सैफ अली ने क्लास के बारे में दुरुस्त मालूमात जाहिर की थी। इससे साबित हुआ कि वो वाकई कुछ जानता था। ठीक है, तो फिर आइए एक मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। जब इन लीडिंग सिविल का ग्रुप राजी हो गया तो सैफ अली ने एक मुआहदा निकाला जो उसने पहले से तैयार कर रखा था। फिर उसने मुआहदे की कुछ खाली जगहें पुर की और इसे इन लीडिंग सिविल के नुमाइंदों के हवाले कर दिया। शराइत बहुत सादा थी। इन लीडिंग सिविल 0 विंग को सी ऑफ ट्रीज के 10 एंट्री स्लॉट्स और नायाब वसाइल की सूरत में 50,000 गोल्ड देगा। बदले में 0 विंग 2 डार्क गोल्ड सिट इक्विपमेंट और ट्रेवलिंग बारूद क्लास के लिए क्लास तब्दील करने की कामयाबी की शरह को बढ़ाने के तरीके के बारे में मालूमात फराहम करेगा। दोनों फरीकैन के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद सैफ अली ने मो लिंगशा को अपना तरीका बताया। दर हकीकत तरीका बहुत आसान था, मैजिक ईरे बनाना सीखी। जब तक कोई इंटरमीडिएट मैजिक ईरे तैयार कर सकता है, खिलाड़ियों को ट्रेवलिंग बारूद क्लास तब्दील करने की क्वेस्ट की कोशिश करते वक्त बहुत आसानी होगी। अगरचे ये तरीका आसान था, लेकिन खिलाड़ियों को इंटरमीडिएट मैजिशियन के मयार तक परवान चढ़ाना आसान नहीं होगा। लिहाजा सैफ अली ने सिर्फ 10 स्लॉट्स मांगे थे। आखिरकार फिर एक के इन खिलाड़ियों की तादाद नाकाबिल यकीन हद तक कम थी जो इंटरमीडिएट मैजिक ईरे तैयार कर सकते थे। गार्ड्स डोमेन में ज्यादातर माहिर खिलाड़ी खुशकिस्मत होंगे अगर वो बेसिक मैजिक ईरे तैयार कर सकें, इंटरमीडिएट रैंक तो दूर की बात है। फिर दोनों फरीकैन ने सी ऑफ ट्रीज की तरफ जाने से 2 दिन कबल डार्क नाइट सिटी में मिलने पर इत्तेफाक किया। जब सैफ अली ने अपनी तरफ का सौदा मुकम्मल कर लिया तो उसे वसाइल की सूरत में 50,000 गोल्ड मौसूल हुए। ये मवाद बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस कायम करने के लिए काफी होना चाहिए।
इन लीडिंग हॉट की जानिब से मुंतकिल किए गए मैजिक क्रिस्टल्स और मवाद को देखकर सैफ अली मुस्कुराया। अगरचे सिस्टम ने एक बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस इनाम में दी थी, लेकिन इसे किसी कस्बे या शहर में कायम करने के लिए इजाफी मैजिक क्रिस्टल्स और मवाद की जरूरत थी। दरहकीकत इस काम के लिए 20,000 मैजिक क्रिस्टल्स और मवाद की सूरत में तकरीबन 4,000 गोल्ड दरकार थे। इससे कबल बेस्ट एम्परर के खिलाफ जंग की वजह से जीरो विंग ने अपने जखीरा करदा ज्यादातर मैजिक क्रिस्टल्स खर्च कर दिए थे। खुशकिस्मती से इन लीडिंग हॉट के साथ सैफ अली के सौदे ने इसे 40,000 मैजिक क्रिस्टल्स दिला दिए थे, जो बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस कायम करने के लिए काफी से ज्यादा थे। मुलाकात के फौरन बाद सैफ अली ने सलोरोंग टाउन की सबसे मशहूर कशिश हवाई अड्डे की तरफ रुख किया। चैप्टर 1885 बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। सलोरोंग टाउन हवाई अड्डा। हवाई अड्डे के बनने की वजह से कस्बे का पहले से वीरान हिस्सा खिलाड़ियों और एनपीसीज का मरकज बन गया था। बहुत से खिलाड़ी हवाई अड्डे के बाहर घूमते रहते, अपना सामान बेचते या टीम के अराकीन को भर्ती करते थे। तो ये सलोरोंग टाउन है। यहाँ के खिलाड़ी कितने हाई लेवल के हैं? कस्बे का औसत लेवल पहले ही ब्लैक ड्रैगन सिटी के खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकता है। क्या तुम नहीं जानते? बहुत से माहिर खिलाड़ी सलोरोंग टाउन में तरक्की करने आए हैं, क्योंकि स्टारमोन सिटी से यहाँ का सफर करना आसान हो गया है और कस्बे की ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट्स इतने शानदार इनामात पेश करती है। मैंने सुना है कि खिलाड़ी वक्ता फौकता सलोरोंग टाउन की ट्रांसपोर्टेशन फर्म से सस्ते सकट सिल्वर हथियार और इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं। जैसे ही खिलाड़ी हवाई अड्डे से बाहर निकले, कुछ लोग ये देखकर अपनी हैरत न छुपा सके कि सलोरोंग टाउन कितना खुशहाल हो गया है। हवाई अड्डे के बाहर सड़क पर घूमने वाला अमली तौर पर हर खिलाड़ी लेवल 53 या इससे ऊपर का था, जिनमें अक्सरियत लेवल 54 और 55 की थी। 2 के माहिरीन भी आम थे। ताहम इक्विपमेंट और टूल्स बेचने वाले खिलाड़ी सबसे ज्यादा हैरान कुन थे। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के शाही दारुल हुकूमत ब्लैक ड्रैगन सिटी में खिलाड़ी शाज व नादिर ही लेवल 50 के सकट सिल्वर इक्विपमेंट फरोख्त करते थे। ताहम हवाई अड्डे के बाहर सड़क पर काफी खिलाड़ी ऐसा ही कर रहे थे। मजीद बरा उनकी कीमतें ब्लैक ड्रैगन सिटी के मुकाबले में 20% कम थीं। अगरचे 20% रियायत के बावजूद कीमतें अब भी आम खिलाड़ियों के बजट से बाहर थीं। दरीं असना सलोरोंग टाउन के बारे में मुख्तसर वजाहत हासिल करने के बाद पहली बार आने वालों की आंखें जोश से चमक उठीं। अब तक उन्होंने जो सुना था उसकी बुनियाद पर सलोरोंग टाउन में तरक्की करना ब्लैक ड्रैगन सिटी की निस्बत कहीं ज्यादा कामयाब होगा। कस्बा न सिर्फ इन जैसे आजाद खिलाड़ियों के लिए आमदनी के बहुत से जराए पेश करता था, बल्कि यहाँ लेवल 50 के हथियार और इक्विपमेंट हासिल करना भी आसान था। यहाँ तक कहा जाता था कि ट्रांसपोर्टेशन फर्म लेवल 50 के फाइनल वेपन्स और इक्विपमेंट पेश करती है। वाहिद मसला ट्रांसपोर्टेशन फर्म कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत थी और उन्हें जमा करना आसान नहीं होगा। हवाई अड्डे के फवाइद वाकई हैरान कुन है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि हवाई अड्डों वाले गिल्ड टाउन्स इतनी जल्दी एडवांस्ड सिटीज क्यों बन गए थे। सैफ अली ने अपने सामने हुजूम वाली सड़क को देखते हुए सोचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हवाई अड्डा सिर्फ चंद दिनों के बाद इतना खुशहाल हो जाएगा। अगरचे इसने आबदा गाल को सलोरोंग टाउन के खिलाड़ियों की आबादी की हद बढ़ाने का कहा था, लेकिन इसे नहीं लगता था कि उन्हें नई हद तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा। अगर वो इस मसले को हल करना चाहता था तो उसे जल्द ही सलोरोंग टाउन को एडवांस्ड टाउन में अपग्रेड करना होगा। अगरचे एक एडवांस्ड टाउन अब भी एक कस्बा ही था, लेकिन यह इंटरमीडिएट टाउन से नुमाया तौर पर बड़ा था, तकरीबन एक बेसिक सिटी के निस्फ साइज का। ताहम सलोरोंग टाउन को एडवांस्ड रैंक में अपग्रेड करना कोई आसान काम नहीं होगा। मतलूबा पॉपुलैरिटी के अलावा न्यूट्रल टाउन्स को प्रमोशन का अहल होने के लिए काफी सिक्योरिटी की जरूरत थी। फिलहाल सलोरोंग टाउन के लिए पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई मसला नहीं था। हवाई अड्डा और ट्रांसपोर्टेशन फर्म जितने खिलाड़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते थे, इससे सलोरोंग टाउन हर रोज बड़ी मिकदार में पॉपुलैरिटी हासिल करता था। वो वक्त दूर नहीं था जब सलोरोंग टाउन एडवांस टाउन की जरूरत को पूरा कर लेगा। बदकिस्मती से कस्बे की सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। दिफाई ढांचे के लिहाज से सलोरोंग टाउन यकीनी तौर पर पास था, क्योंकि इसमें 5 मैजिक टावर्स और बड़ी तादाद में डिफेंस स्टेटस मौजूद थे। ताहम कोई भी इजाफी डिफेंस स्टेटस कस्बे की सिक्योरिटी में ज्यादा इजाफा नहीं करेंगे। किसी कस्बे या शहर की सिक्योरिटी को 2 अवामिल में तकसीम किया गया था, दिफाई ढांचे और एनपीसी फौजी।
एनपीसी फौजियों की ताकत बढ़ाने के दो तरीके थे। पहले तरीके में फौजियों के जंगी मेयार को बेहतर बनाना शामिल था। दूसरे तरीके के लिए एनपीसी फौजियों के हथियारों और इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की जरूरत थी। बदकिस्मती से सैफ अली के पास भी एनपीसीज के जंगी मेयार को बेहतर बनाने का कोई तरीका नहीं था। ये सब कस्बे की तरफ से भर्ती किए गए एनपीसीज पर मुनहसिर था। सलोरोंग टाउन के एनपीसी फौजियों को मजबूत करने के लिए वो इस वक्त सिर्फ उनके हथियारों और इक्विपमेंट को बेहतर बना सकता था। ताहम प्रमोशन के लिए ताकत की जरूरत को पूरा करने के लिए एनपीसी फौजियों को फरोग देने के लिए बड़ी तादाद में कवायंस की जरूरत होगी। एडवांस्ड रैंक में प्रमोशन के लिए सिक्योरिटी के मेयार तक पहुंचने के लिए सलोरोंग टाउन के 2000 एनपीसी फौजियों में से 600 को फाइन गोल्ड इक्विपमेंट के मुकम्मल सेट पहनने की जरूरत होगी। फी अलहाल सिर्फ 120 एनपीसी फौजी फाइन गोल्ड इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे। दरी असना बाकी 480 एनपीसीज को लेस करने पर कल मिलाकर तकरीबन 2,90,000 गोल्ड लागत आएगी। किसी न्यूट्रल टाउन को अपग्रेड करने की कोशिश करते वक्त दूसरी गिल्ड्स को जिस सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था वो कस्बे की पॉपुलैरिटी थी। इसकी पिछली जिंदगी के दौरान गिल्ड टाउन्स ने आमतौर पर अपनी पॉपुलैरिटी की जरूरियात को पूरा करने से बहुत पहले ही अपनी सिक्योरिटी की जरूरियात को पूरा कर लिया था। ताहम जीरो विंग के मामले में बिल्कुल इसके बरक्स था। यही सैफ अली के मौजूदा सरदर्द की असल वजह थी। जीरो विंग के पास इतने पैसे ही नहीं थे। किसी बैरूनी शख्स के नुक्ता नजर से जीरो विंग काफी अमीर था। ताहम सैफ अली जानता था कि उसकी गिल्ड हकीकत में कितनी कंगाल है। सिर्फ सलोरोंग टाउन की तरक्की का ख्याल रखने ने जीरो विंग सिटी और लोस्ट टाउन की तरक्की को काफी हद तक सुस्त कर दिया था। अब इसे सलोरोंग टाउन को अपग्रेड करने के लिए 2,90,000 गोल्ड की भी जरूरत थी। यही मुश्किल वो वजह थी जिसकी बना पर उसने सी ऑफ ट्रीज पर नजरें जमाई थी। इन लीडिंग सिविल की राय में वो सिर्फ ट्रेवलिंग बारूद क्लास चाहता था ताकि जीरो विंग की टीमों को मजबूत किया जा सके और गिल्ड बेहतर हथियार और इक्विपमेंट हासिल कर सके। ताहम हकीकत में ट्रेवलिंग बारूद क्लास उसके लिए कुछ भी नहीं थी। खुद सी ऑफ ट्रीज उसका असल हदफ था। जैसे जैसे खिलाड़ी बतदरीज शहर की मुख्तलिफ खुसूसियात को खोलेंगे, अफसानवी ड्रीम सिटी पूरे गार्ड्स डोमेन बर्रे आजम में बेपनाह शोहरत हासिल करेगा। अब तक अवाम इस बात से बेखबर थे कि सी ऑफ ट्रीज दरअसल मुख्तलिफ न्यूट्रल नस्लों के लिए एक तिजारती शहर था। यकीनन ये खुसूसियत तभी दस्तयाब होगी जब खिलाड़ी शहर की दूसरी महर को हटा देंगे। इस वक्त न्यूट्रल एनपीसीज सी ऑफ ट्रीज में उमड़ आएंगे और तीसरी महर हटाए जाने के बाद न्यूट्रल खिलाड़ी भी इनमें शामिल हो जाएंगे। इस वक्त ब्लैक विंग सिटी के पासेस की तरह सी ऑफ ट्रीज की चाबियां न्यूट्रल नस्लों के नक्शों में ज्यादा आम हो जाएंगी। चाबियां अब डार्क नाइट एम्पायर तक महदूद नहीं रहेंगी। इस खुसूसियत को खोलने से इंसानी खिलाड़ियों और न्यूट्रल खिलाड़ियों के दरमियान तिजारत भी खुल जाएगी। अगरचे इस वक्त गेम में ज्यादा न्यूट्रल खिलाड़ी नजर नहीं आते थे, लेकिन जब वो जमा होंगे तो वो आसानी से किसी सल्तनत के खिलाड़ियों की आबादी से ज्यादा हो जाएंगे। आखिरकार बहुत से खिलाड़ी एक मजबूत जिस्म की ख्वाहिश रखते थे और न्यूट्रल नस्ल बनना इस ख्वाहिश को पूरा करेगा। चूंकि अभी तक कोई ये राज नहीं जानता था, इसलिए इसे मुनाफा में अपना हिस्सा महफूज करने की तैयारी करनी थी और इस मौका का इस्तेमाल करते हुए मालामाल होना था। वो वक्त दूर नहीं था जब सी ऑफ ट्रीज की दूसरी महर हटा दी जाएगी और अगर उसने जल्दी कार्रवाई न की तो डार्क नाइट एम्पायर की 3 अहम ताकतें ड्रीम सिटी के फवाइद पर दावा कर देंगी। ताहम इन फवाइद को हासिल करने की एक शर्त थी, कवायंस। बहुत सारे कवायंस। इस मकाम तक सोचते हुए सैफ अली हवाई अड्डे से कुछ फासले पर एक बड़ी खाली दुकान की तरफ लपका। ये इन बहुत सी दुकानों में से एक थी जिसे सैफ अली ने खास तौर पर हवाई अड्डे के लिए खाली छोड़ा था। फौरन ही सैफ अली ने अपने बैग से बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस और बड़ी मिकदार में मवाद निकाला। फिर इसने दुकान के मैन हॉल के वस्त में डिवाइस को कायम करना शुरू कर दिया। 8 घंटे तक मुसलसल काम करने के बाद सैफ अली ने बिलाखिर जरूरी मैजिक ईरे और मैजिक सर्किट्स बना लिए और उन्हें बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस से जोड़ दिया। जैसे ही इसने अपना काम खत्म किया, उसने सुकून का सांस लिया। जरूरी मैजिक ईरे बनाना आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए खिलाड़ियों को एडवांस्ड मैजिक ईरे की मजबूत समझ की जरूरत थी। जरूरी मैजिक सर्किट्स बनाना इससे भी ज्यादा पेचीदा था। इन मैजिक सर्किट्स को गॉड्स डोमेन की लीलाइंस से जोड़ना था।
आमतौर पर इस काम के लिए 3 एडवांस्ड मिशन की जरूरत होती थी, लेकिन चूंकि वो इस वक्त जीरो विंग का वाहिद एडवांस्ड मैजिशियन था, इसलिए इसे ये काम आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करना पड़ा। खुशकिस्मती से उसने एडवांस्ड मैजिक ईरे की तैयारी के अमल को समझ लिया था। बसूरत दीगर वो बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस को बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के काबिल न होता। सिस्टम अपनी कामयाबी के साथ लीलाइन मैजिक सर्किट को जोड़ दिया है। क्या अब बेसिक टेलीपोर्टेशन डिवाइस को फाल करना चाहते हैं? फाल करें। चैप्टर 1886 खुशहाल सिल्वर विंग। खामोश हाल में बुनियादी टेलीपोर्टेशन डिवाइस फाल हो गई और जमीन पर जादुई दायरे नमूदार होने लगे। कुछ ही देर बाद टेलीपोर्टेशन डिवाइस के ऊपर एक चांदी का तहरा जादुई दायरा उभरा, जो एक शानदार रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही यह तहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ, इर्द-गिर्द मौजूद माना तेजी से टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरफ जमा होने लगा। टेलीपोर्टेशन डिवाइस से चांदी की रोशनी का एक सुतून बुलंद हुआ, जो छत को चीरता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। सिल्वर विंग टाउन का हर खिलाड़ी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के फाल होने से पैदा होने वाली इस हलचल को देख सकता था। जैसे ही चांदी की रोशनी का सुतून बादलों से ऊपर उठा, वो फट गया। फिर आसमान पर चांदी की रोशनी की एक लहर दौड़ गई। पलक झपकते ही इस लहर ने पूरे सिल्वर विंग टाउन को अपनी लपेट में ले लिया। फिर जितनी तेजी से ये नमूदार हुई थी, इतनी ही तेजी से चांदी की ये लहर गायब भी हो गई। ये अभी क्या हुआ? क्या ये किसी किस्म का जादुई हमला था? क्या इस हिस्से में एयरपोर्ट नहीं है? क्या किसी ने अभी एयरपोर्ट पर हमला किया है? रोशनी के सुतून और लहर के गायब होते ही कस्बे के खिलाड़ियों के जहनों में सवालात का तूफान उमड़ आया। कुछ मुतजस्सिस खिलाड़ियों ने तफ्तीश के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। दरी असना बड़ी दुकान के अंदर सैफ अली ने फाल टेलीपोर्टेशन डिवाइस को देखते हुए मुस्कुराहट बखेरी। अगर एक एयरपोर्ट खिलाड़ियों को कस्बे की तरफ रागिब करके इसकी तरक्की को फरोग दे सकता था, तो एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बेपनाह दौलत लाएगी। ये खास तौर पर सिल्वर विंग टाउन के लिए सच था, जो और एम्पायर जैसी खतरनाक जगह पर वाक़ था। उम्मीद है कि इस चीज की टेलीपोर्टेशन रेंज थोड़ी ज्यादा होगी। सैफ अली ने फौरन टेलीपोर्टेशन डिवाइस का मुआयना किया। गार्ड्स डोमेन में टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस की रेंज मुकर्रर नहीं थी, यहां तक कि एक ही रैंक की डिवाइसेस के लिए भी नहीं। टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस की रेंज उनके माहौल की बुनियाद पर मुख्तलिफ होती थी। बुनियादी टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस की रेंज 5 लाख गज से लेकर 10 लाख गज तक मुहित हो सकती थी। ये रेंज इतनी वसी थी कि खिलाड़ियों को एक छोटे लीवलिंग मैप के पार टेलीपोर्ट कर सके। दरी असना बुनियादी टेलीपोर्टेशन डिवाइस की पहुंच जितनी दूर होगी, सिल्वर विंग टाउन का सेफ जोन इतना ही बड़ा होगा। आखिरकार अगर दुश्मन खिलाड़ियों ने टेलीपोर्टेशन रेंज के अंदर जीरो विंग पर हमला किया, तो गिल्ड फौरी तौर पर कुमक भेज सकता था। यही वजह थी कि दीगर ताकतें शाज़ व नादिर ही टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस वाले कस्बों पर हमला करती थी। एक छोटी सी गलती आसानी से मुकम्मल तबाही का बाइस बन सकती थी। जैसे ही सैफ अली ने बुनियादी टेलीपोर्टेशन डिवाइस का एट्रीब्यूट पैनल खोला, सिस्टम ने डिवाइस के अदाद शुमार जाहिर कर दिए। ज्यादा से ज्यादा टेलीपोर्टेशन का फासला 7,10,000 गज। एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा सार्फिन 100 अफराद। टेलीपोर्टेशन की कीमत फी शख्स हर 1,50,000 गज के लिए एक यूनिट माना दरकार है। हर 1,50,000 गज के लिए एक यूनिट माना और ज्यादा से ज्यादा 7,10,000 गज बुरा नहीं है। सैफ अली टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अदाद शुमार से काफी हद तक मुतमईन था। एक मैजिक क्रिस्टल से 100 से 130 यूनिट माना हासिल होता था। दूसरे लफ्जों में, एक मैजिक क्रिस्टल 100 से 130 अफराद को 1,50,000 गज के फासले तक टेलीपोर्ट करने के लिए काफी होगा। ये कीमत एक आम टेलीपोर्टेशन मैजिक ईरे से बहुत कम थी। मिसाल के तौर पर व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हाउस में एक खिलाड़ी को व्हाइट रिवर सिटी से ट्विन टावर्स किंगडम तक टेलीपोर्ट करने पर एक मैजिक क्रिस्टल का 5वां हिस्सा खर्च होता था, जो कि 20 यूनिट माना इससे ज्यादा बनता था। अदाद शुमार का मुआयना करने के बाद सैफ अली ने बैटल एरिना से 20 एनपीसी मैनेजर्स को बुनियादी टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर मुंतकिल कर दिया। उसने इस दुकान को सिल्वर विंग टाउन के टेलीपोर्टेशन पॉइंट के तौर पर भी सीट कर दिया। जहां तक इस्तेमाल की फीस का ताल्लुक है, उसने इसे फी शख्स 1,50,000 गज के लिए 80 का पर मुकर्रर किया था। अगरचे इस कीमत के साथ मुनाफा आसमान को छूने वाला नहीं होगा,
लेकिन आम खिलाड़ियों के लिए भी ये काबिल कबूल होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत से खिलाड़ियों को टेलीपोर्टेशन सर्विस की तरफ रागिब करेगा, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आमदनी पैदा होगी। कम अज कम सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन डिवाइस इसे सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस की टेलीपोर्टेशन सर्विस से ज्यादा कमा कर देगी। अगरचे किले में मौजूद टेलीपोर्टेशन ईरे इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के मुकाबले में बहुत कम माना इस्तेमाल करता था, लेकिन किले के मैनेजर्स को ऑपरेशनल अखराजात काटने के बाद मुनाफा का सिर्फ एक हिस्सा मिलता था। दुकान का काम मुकम्मल करने के बाद सैफ अली ने अपने एनपीसीज को इसे आवाम के लिए खोलने की हिदायत की। एयरपोर्ट की वजह से दुकान के बाहर सड़क पर पहले ही बहुत से खिलाड़ी जमा हो चुके थे और चांदी की रोशनी का सुतून देखने के बाद मजीद खिलाड़ी भी हुजूम में शामिल हो गए थे। जैसे ही दुकान खुली, तजस्सुस के मारे खिलाड़ियों का एक सैलाब अंदर उमड़ आया। ये क्या हो रहा है? क्या सिल्वर विंग टाउन करीबी इलाकों के लिए टेलीपोर्टेशन की खिदमात भी पेश करता है? मेरा ख्याल था कि इस किस्म का टेलीपोर्टेशन फंक्शन सिर्फ किलों में होता है। ये तो शानदार है। क्वेस्ट के लिए और एम्पायर के अंदरूनी इलाके का सफर करना बहुत दर्दनाक है। अब जबकि मैं वहां बराह रास्त टेलीपोर्ट कर सकता हूं, तो मेरा कितना वक्त बच जाएगा। जब आजाद खिलाड़ियों के हुजूम को टेलीपोर्टेशन शॉप के फंक्शन का इल्म हुआ, तो उनकी आंखें जोश से चमक उठीं। अगरचे टेलीपोर्टेशन की कीमत और एम्पायर के किलों की निस्बत कदरे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये आम खिलाड़ियों के बजट के अंदर थी। मजीद बरा सिल्वर विंग टाउन का मौन जिंदगी टेलीपोर्टेशन किलों से कहीं बेहतर था। न सिर्फ कस्बे में माना की कसाफत नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा थी, बल्कि इसमें एक बैटल एरिना भी था जहां खिलाड़ी तरबियत हासिल कर सकते थे। सिल्वर विंग टाउन में ट्रांसपोर्टेशन फर्म भी मौजूद थी जो आला दर्जे के हथियार और साजो सामान पेश करती थी। सिल्वर विंग टाउन की पेश करदा खिदमात का टेलीपोर्टेशन किलों से कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही टेलीपोर्टेशन शॉप की खबर फैली, हजारों खिलाड़ी उसे इस्तेमाल करने के लिए टूट पड़े। दुकान खुलने के चंद मिनटों के अंदर ही उसने 10 गोल्ड का मुनाफा कमा लिया था। टेलीपोर्टेशन शॉप की पैसा कमाने की रफ्तार महज खौफनाक थी। इस रफ्तार से जब तक ऑपरेशन जारी रखने के लिए काफी मैजिक क्रिस्टल्स दस्तयाब थे, 10,000 गोल्ड का मुनाफा कमाना टेलीपोर्टेशन शॉप के लिए बच्चों का खेल होगा। सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन डिवाइस जीरो विंग सिटी के 4 टावर्स ऑफ एलिमिनेट से भी ज्यादा मुनाफा बख्श थी। यकीनन सैफ अली को इसकी तवक्को थी। जीरो विंग सिटी के मुकाबले में सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन सर्विस इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों की तादाद पहले ही ज्यादा थी, क्योंकि जो खिलाड़ी और एम्पायर का सफर करना चाहते थे वो बहुत पहले ऐसा कर चुके थे, जिसकी वजह से शहर में उनकी तादाद कम हो गई थी। मजीद बरा एम्पायर का दौरा करने वाले ज्यादातर खिलाड़ी यहां अपनी तरक्की के लिए आए थे। वो मुमकिना तौर पर कुछ अरसे तक और एम्पायर में ही रहेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट की हालिया तामीर की वजह से बहुत से खिलाड़ियों ने एयरशिप के जरिए और एम्पायर का सफर करने का इंतखाब किया था। इससे जीरो विंग सिटी की टेलीपोर्टेशन खिदमात इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों की तादाद में मजीद कमी वाक़ई हुई। मजीद बरा सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन सर्विस खिलाड़ियों को बराह रास्त सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस तक टेलीपोर्ट करने की सहूलत देती थी। इसके बाद खिलाड़ी और एम्पायर के अंदरूनी इलाके तक सफर करने के लिए सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस की टेलीपोर्टेशन सर्विस इस्तेमाल कर सकते थे। जो खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन के फवाइद से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ एम्पायर के अंदरूनी इलाके में ग्राइंड करना चाहते थे, वो कसरत से कस्बे की टेलीपोर्टेशन खिदमात इस्तेमाल करेंगे। हर रोज कस्बे में दाखिल होने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों को मिलाकर जीरो विंग सिटी के मुकाबले में कहीं ज्यादा खिलाड़ी कस्बे की टेलीपोर्टेशन खिदमात का इस्तेमाल करेंगे। सिल्वर विंग टाउन की टेलीपोर्टेशन सर्विस की खबर तेजी से पूरी और एम्पायर में फैल गई। एम्पायर में क्वेस्ट और ग्राइंड करने वाले खिलाड़ियों के लिए अपना 20 ऑफ ऑपरेशन सिल्वर विंग टाउन मुंतकिल करने के लिए ये काफी मुहर्रिक था। इससे पहले बहुत से खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन में आबाद नहीं हुए थे, क्योंकि ये और एम्पायर के अंदरूनी इलाके से बहुत दूर था, जिसकी वजह से आना जाना तकलीफ दे था। लेकिन चूंकि सैफ अली ने यह मसला हल कर दिया था, इसलिए ये खिलाड़ी फितरी तौर पर कस्बे में अपना ठिकाना बनाएंगे। अगरचे लागत कदरे ज्यादा होगी, लेकिन कस्बे के फवाइद इसे काबिल कदर बना देंगे। और एम्पायर के अंदरूनी इलाके में काम करने वाले खिलाड़ी कम अज कम इलियट दर्जे के थे, इसलिए हर रोज चंद इजाफी सिल्वर का वायंस खर्च करना कोई मसला नहीं होगा। कुछ ही देर में सिल्वर विंग टाउन में दाखिल होने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों की तादाद आसमान को छूने लगी। दरी असना
जब ब्लैक वाटर के आला ओहदेदारों और बेस्ट एम्परर को इस हालिया पेशरफ्त का इल्म हुआ तो उनके चेहरों पर मायूसी छा गई। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स जीरो विंग के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगी, लेकिन न सिर्फ ऐसा नहीं हुआ बल्कि अब सिल्वर विंग टाउन में टेलीपोर्टेशन का फंक्शन भी मौजूद था। इसके साथ और एम्पायर के जुनूब मशरकी इलाके पर जीरो विंग का कंट्रोल और भी मजबूत हो जाएगा। डस्ट, जिस आइटम का तुमने जिक्र किया है वो बेहद कीमती है। उसे हासिल करना यकीनन मुश्किल होगा। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम इवल रिगिनिफिकेशन मैजिक ईरे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के हवाले से कितने पुरएतिमाद हो। बेस्ट एम्परर ने इनशनट रॉक सिटी में इवल गार्ड्स ब्रांच टेम्पल में अपनी नशिस्त से अपने पास खड़े आदमी डस्ट एज से पूछा। इसने डार्क प्लेयर्स और बाउंटी हंटर्स को इस्तेमाल करके जीरो विंग की जंगी ताकत और माली इस्तेहकाम को कमजोर करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब ये मंसूबा मुमकिन तौर पर नाकाम हो जाएगा। इसके पास सिल्वर विंग टाउन पर बराह रास्त हमला करने के लिए दरकार फोर्सेस की भी कमी थी। अगरचे ब्लैक वाटर ताकतवर था, लेकिन इसने हाल ही में क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस हासिल किया था। वो अभी भी अपनी ताकत को मुस्तहकम करने के अमल में था और उसके पास भी जीरो विंग के कस्बे को तबाह करने की ताकत नहीं थी। फिलहाल डस्ट एज की इवल रिगिनिफिकेशन लीगेसी ही इसकी वाहिद उम्मीद थी। इवल बीस्टस और इवल डैमनस की परवरिश के बरक्स इवल ड्रैगन्स पैदा करने के लिए सिर्फ नायाब मवाद और खिलाड़ियों की जरूरत थी। मैं कामयाबी की जमानत तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे 80% यकीन है कि मैं मैजिक ईरे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता हूँ। एक बार जब मैं ऐसा कर लूंगा तो मैं और भी मजबूत इवल ड्रैगन्स बनाने के काबिल हो जाऊंगा। इवल गार्ड्स टेम्पल की मौजूदा फोर्सेस को मिलाकर सिल्वर विंग टाउन को तबाह करना बाईं हाथ का खेल होगा, डस्ट एज ने ऐलान किया। इसकी आंखों में एतमाद चमक रहा था। हम पूरे जीरो विंग का गार्ड्स डोमेन के सफा हस्ती से नामो निशान मिटा देंगे और एम्पायर से गिल्ड को निकालना तो दूर की बात है। बहुत खूब। मैं अभी ब्लैक वाटर और डार्क सिविल को मतला करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो जल्द अज जल्द तुम्हारे लिए वो आइटम हासिल करें। डस्ट एज की आंखों में एतमाद देखकर बेस्ट एम्परर मुकम्मल इवल ड्रैगन देखने के लिए बेताब था। दरीं असना सिल्वर विंग टाउन की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में सैफ अली ने एयरपोर्ट के अर्द गिर्द की दुकानें किराए पर देना शुरू कर दी थी। उसने छोटी दुकानों का किराया 3000 गोल्ड माहाना और बड़ी दुकानों का किराया 5000 गोल्ड माहाना मुकर्रर किया था। जाहिर है दस्तयाब दुकानों की तादाद महदूद थी, इसलिए उन्हें पहले पाइये की बुनियाद पर किराए पर दिया जाना था। जैसे ही गिल्ड ने किराए की कीमतें जाहिर की, कस्बे के दिलचस्पी रखने वाले ताजिर खिलाड़ी दंग रह गए। ये पागलपिन है? क्या जीरो विंग पैसों के लिए पागल हो गया है? चैप्टर 1887 बुनियादों का इस्तेहकाम। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की जानिब से दुकानों के किराए की कीमतें शाये होने के बाद कस्बे के ताजिर खिलाड़ी और करीबी तमाशाई सदमे से हक्का बका रह गए। लानत हो, 1 महीने के लिए दुकान किराए पर लेने के 3000 गोल्ड। इतने पैसों से तो मैं किसी एनपीसी शहर में दुकान खरीद सकता हूँ। सिल्वर विंग टाउन का किसी एनपीसी शहर से कोई मवाजना ही नहीं, फिर भी जीरो विंग ने किराया इतना ज्यादा रखने की जुर्रत की है। भला कौन इतनी कीमत अदा कर सकता है? अगर मेरे पास 3000 गोल्ड होते तो मैं खुद को टॉप साजो सामान से पूरी तरह लैस कर लेता। इस तरह के साजो सामान के साथ अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं 1 महीने में वो गोल्ड वापस कमा लूंगा। ये सिल्वर विंग टाउन में दुकान किराए पर लेने से कहीं ज्यादा मुनाफा बख्श होगा। कुछ देर के लिए सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों ने इस आसमान से बातें करते किराए पर गर्मा गर्म बहस की। गिल्ड लीडर, मुझे डर है कि बहुत कम ताजिर खिलाड़ी ये कीमत बर्दाश्त कर पाएंगे। कई काबिल तिजारती फर्मों ने पेशकश की है कि अगर हम कीमत में 30% कमी कर दें तो वो तवील मुद्दती बुनियादों पर दुकानें किराए पर ले लेंगी। हम उसे थोड़ा सा कम क्यों नहीं कर देते? आबदा गाल ने दूसरी मंजिल के हाल में अपनी नशिस्त से मशवरा दिया। सच तो ये था कि उसे भी लगता था कि सैफ अली की कीमत कुछ ज्यादा ही है। ये जीरो विंग सिटी की दुकानों के लिए काबिल कबूल हो सकता था, क्योंकि इस शहर में 50 लाख से ज्यादा खिलाड़ी रिहायशी थे। शहर के ताजिर खिलाड़ी इतना ज्यादा किराया कबूल कर लेंगे। आखिरकार जिन खिलाड़ियों ने एनपीसी शहरों में मुस्तकिल दुकानें खरीदी थीं, उन्हें भी माहाना 15% प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ता था। मजीद बरा, ये प्रॉपर्टी टैक्स दुकान की माहाना तशखीस की बुनियाद पर तब्दील होता था। ये टैक्स इब्तिदाई खरीदारी की कीमत की बुनियाद पर मुकर्रर नहीं था। ताहम सिल्वर विंग टाउन जीरो विंग सिटी नहीं था।
अगरचे ये पहले ही एक इंटरमीडिएट टाउन बन चुका था, लेकिन ये एक वक्त में सिर्फ महदूद तादाद में खिलाड़ियों को ही जगह दे सकता था। इस वक्त इसके खिलाड़ियों की आबादी किसी बड़े एनपीसी शहर के आसपास भी नहीं थी। जीरो विंग सिटी का तो जिक्र ही छोड़ दें। उन्हें बता दो कि सिल्वर विंग टाउन की मौजूदा खुशहाली को देखते हुए मेरी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। अगर वो इनकार करते हैं तो हम इस मामले पर जोर नहीं देंगे। ताहम मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि अगले 15 दिनों के बाद कीमतों में इजाफा नहीं होगा, सैफ अली ने बेनियाजी से कहा। सिल्वर विंग टाउन ट्रांसपोर्टेशन फर्म नामी खजाने का घर था जो खिलाड़ियों को नायाब अशिया खरीदने की सहूलत देता था। अगर खिलाड़ी उन नायाब अशिया को दूसरे ममालिक में दोबारा फरोख्त करने से पहले खरीद लेते तो वो काफी मुनाफा कमा सकते थे। इसके अलावा दुकानों को खुद अशिया जखीरा करने के लिए गोदामों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर सी ऑफ ट्रीज के लिए इसके मंसूबों में इतने ज्यादा कवायंस की जरूरत न होती तो वो अभी सिल्वर विंग टाउन की दुकानें किराए पर देने का इंतखाब न करता। गिल्ड लीडर, मुझे ओरुक कैपिटल सिटी के हवाले से भी एक रिपोर्ट मौसूल हुई है। ऐसा लगता है कि ब्लैक वाटर ने ओरुक कैपिटल सिटी के असलहा खाने पर लगी मेहर हटा दी है। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने असलहा खाने की खोज के लिए पहले ही माहिर टीमें रवाना कर दी है। अगरचे हम भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रीजनल डंजन के अर्द गिर्द ब्लैक वाटर की निगरानी काफी सख्त है। अगर हम करीब जाते हैं तो ब्लैक वाटर के मेंबरान हमें रोक लेंगे। हम शहर के करीब कहीं नहीं जा सकते, आबदा गाल ने परेशानी से कहा। ताहम ये यकीनी है कि ओरुक कैपिटल सिटी के असलहा खाने में जंगी हथियारों की बहुतात होगी। अगर हम ब्लैक वाटर को उन पर कब्जा करने देते हैं तो ये एम्पायर में हमारे गिल्ड की तरक्की के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने ओरुक कैपिटल सिटी का असलहा खाना खोल दिया है, सैफ अली ने माथे पर बिल डाले। ब्लैक वाटर वाकई मुतासिर कुन है। ओरुक कैपिटल सिटी एक ईश्वरा मोड रीजनल डंजन था जिसमें बिलाशुबा वाफिर वसाइल मौजूद थे। ये बताने की जरूरत नहीं कि रीजनल डंजन्स के असलहा खानों में बहुत से जंगी हथियार महफूज होते थे। इन बड़े गिल्ड्स के लिए जंगी हथियार हासिल करने का ये एक बेहतरीन मकाम था जिनके पास उन चीजों की कमी थी। ताहम चूंकि ब्लैक वाटर का क्रिम्सन फुलियम फोर्ट्रेस पर कंट्रोल था, इसलिए बुनियादी तौर पर उसका ओरुक कैपिटल सिटी के रास्ते पर भी कंट्रोल था। मजीद बरां, एक बार जब जीरो विंग के मेंबरान शहर में दाखिल हो जाते तो ब्लैक वाटर के लिए उन्हें खत्म करना बहुत आसान होता क्योंकि गिल्ड को होम ग्राउंड का फायदा हासिल था। अगर ब्लैक वाटर ने वाकई बड़ी तादाद में जंगी हथियार हासिल कर लिए तो ये जीरो विंग के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जीरो विंग ने ओरुक एम्पायर में अपनी पोजीशन इसलिए मुस्तहकम की थी क्योंकि इसके पास दूसरे गिल्ड्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा और मजबूत जंगी हथियार थे। अगर इसने ये फायदा खो दिया तो ब्लैक वाटर के लिए सिल्वर विंग टाउन पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी सूरत हाल का फायदा उठाकर जीरो विंग पर इस वक्त हमला कर सकती हैं जब वो कमजोर हो। हमारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने असलहा खाने की खोज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर हम पीछे रह गए, आबदा गाल इस सूरत हाल पर खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। अगरचे जीरो विंग अपने कुछ माहिरीन को चुपके से ओरुक कैपिटल सिटी में भेज सकता था, लेकिन वो ब्लैक वाटर की तवज्जो मबजूल किराए बगैर सिर्फ चंद एक को ही भेज सकते थे। ताहम अगर उन्होंने काफी तादाद में माहिरीन न भेजे तो हिस्सा लेने वाली सुपर पावर्स उन्हें आसानी से भगा सकती थी। हम ओरुक कैपिटल सिटी का इरादा तर्क कर देंगे, सैफ अली ने मामले पर गौर करने के बाद फैसला किया। तर्क कर देंगे? लेकिन सैफ अली के जवाब ने आबदा गाल को हैरान कर दिया। अगर उन्होंने ओरुक कैपिटल सिटी का इरादा तर्क कर दिया तो एक बार जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स असलहा खाने की खोज करके जंगी हथियारों का जखीरा हासिल कर लेंगी तो जीरो विंग की सूरत हाल काफी अजीब हो जाएगी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अगरचे हम ओरुक कैपिटल सिटी का इरादा तर्क कर देंगे, लेकिन हम अब भी दूसरी जगहों की खोज कर सकते हैं। ओरुक कैपिटल सिटी गार्ड्स डोमेन का वाहिद रीजनल डंजन नहीं है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। इस वक्त हमारे पास कितने दो खिलाड़ी हैं। प्राइमबर डेल सोलिस की बदौलत हमारे मेंबरान के लिए दूसरे गिल्ड्स के मेंबरान की निस्बत अपनी दो प्रमोशंस हासिल करना आसान रहा है। अब हमारे पास 400 से ज्यादा दो खिलाड़ी हैं और काफी खिलाड़ी अब भी अपनी प्रमोशन कोर्स मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 1000 दो खिलाड़ी होने में ज्यादा वक्त लगेगा, आबदा गाल ने कदरे पुरजोश अंदाज में कहा। जीरो विंग के पास पहले ही सुपर पावर्स का मुकाबला करने के लिए काफी दो खिलाड़ी मौजूद थे
और वक्त गुजरने के साथ गिल्ड गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों को भी पीछे छोड़ सकता था। इसे ये तस्लीम करना पड़ा कि प्राइमरडेल सिटी के वसाइल के एक बड़े हिस्से पर इजारादारी ने जीरो विंग को बहुत बड़ा फायदा दिया था। जीरो विंग के पास मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मुकाबले में बहुत कम माहिरीन थे, लेकिन प्राइमरडेल सोलिस हासिल करने के बाद जीरो विंग के मेंबरान के लिए अपनी 2 प्रमोशन कोड्स मुकम्मल करना बहुत आसान हो गया था। गिल्ड को अपने मेंबरान के पहने हुए साजो सामान में भी बढ़तरी हासिल थी। हमारे पास पहले ही इतने ज्यादा हैं, सैफ अली इस इंकिशाफ पर कदरे हैरान हुआ। ये इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा था। फिलहाल मुख्तलिफ फर्स्ट रेट गिल्ड्स खुशकिस्मत थे अगर उनके पास 40 माहिरीन भी मौजूद थे। बेहतरीन। इस सूरत में इकार्सिस हार्टलो और सीलोक माउंटेन्स पर रेड करने के लिए 300 अफराद की एक टीम मुनज़्ज़म करो। वहां जाइंट रॉक बीस्टस को ग्राइंड करो। इनकी लूट मार के लिए जितने मार सको मारो। ये लेवल अप करने का भी एक अच्छा मौका होगा। ताहम नक्शे की खोज करते वक्त मोहतात रहना। अगरचे ये ईश्वरा मोड रीजनल डंजन नहीं है, लेकिन ये अब भी नायाब हिल मोड रीजनल डंजन्स में से एक है। सीलोक माउंटेन्स स्टार्म एम्पायर के करीब लेवल 60 से लेवल 90 के न्यूट्रल मैप पर मुहित थे। दरी असना ये रीजनल डंजन फाइन टाइटन और की पैदावार के लिए मशहूर था। फाइन टाइटन और से कहीं ज्यादा कीमती था। अगरचे इसे 100 अफराद के टीम डंजन्स से हासिल किया जा सकता था, लेकिन ड्रॉप रेट इंतहाई कम था। अगरचे सीलोक माउंटेन्स में फाइन टाइटन और का ड्रॉप रेट भी निस्बतन कम था, ग्रेट लॉर्ड रैंक के जाइंट रॉक बीस्टस के लिए 3% से भी कम, लेकिन ये रीजनल डंजन इन राकेशों की बहुतात का घर था। ताहम रीजनल डंजन में ग्राइंड करने की एक शर्त थी, खिलाड़ियों को पहले टिर 2 तक पहुंचना लाजमी था। इससे पहले जीरो विंग ने सिर्फ चंद दर्जन टिर 2 खिलाड़ियों की परवरिश की थी, जो रीजनल डंजन में मौसर तरीके से ग्राइंड करने के लिए काफी नहीं थे। लिहाजा उसने इस कोशिश को एक तरफ रख दिया था। ताहम अब जबकि गिल्ड के पास इतने ज्यादा टिर 2 खिलाड़ी थे, वो इस मौका को फाइन टाइटन और जमा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जो गार्डियन पपेट बनाने के लिए दरकार बुनियादी मवाद था। एक बार जब इसके पास फाइन टाइटन और आ जाता, तो उसे सिर्फ इस वक्त तक इंतजार करना पड़ता जब तक कि मिलिनकुलुक समाइल जरूरी मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की परवरिश न कर लेती। सैफ अली के हुक्म ने आबदा गाल को थोड़ा सा उलझा दिया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इलाकों से इतनी दूर राकेशों को क्यों ग्राइंड करना चाहता था, लेकिन चूंकि इसने हुक्म दे दिया था, इसलिए इसके पास इकार्सिस हार्ट कबूल करने और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। दरी असना सैफ अली की पेश करदा तमाम 20 दुकानें सिर्फ एक दिन के बाद ही भर चुकी थीं। उसने जो 15 छोटी और 5 बड़ी दुकानें तैयार की थीं, इनमें से कोई भी खाली नहीं थी। पलक झपकते ही सैफ अली ने 70,000 गोल्ड कमा लिए थे। उसने बहुत से ताजिर और आजाद खिलाड़ियों को हक्का बका कर दिया। वो सब हैरान थे कि क्या दुकान के किरायादार पागल थे जो उन दुकानों पर इतने ज्यादा कवायंस खर्च कर रहे थे। जब सी ऑफ ट्रीज के लिए रवाना होने की मुकर्ररा तारीख आई, तो सैफ अली जीरो विंग के इलाकों और आइस क्रिस्टल वर्ल्ड से हासिल करदा मवाद बेचकर कल 1,20,000 गोल्ड कमा चुका था। जिसके बाद सैफ अली ने अपनी रकम और नौटर एक माहिरीन को लिया और डार्क नाइट एम्पायर के डार्क नाइट सिटी की तरफ रवाना हो गया। चैप्टर 1888 इन डेड नाइट डार्क नाइट एम्पायर डार्क नाइट सिटी। जब सैफ अली और वो 9 माहिरीन जिन्हें आबिदा गाल ने एहतियात से मुंतखब किया था, टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकले, तो उनका इस्तकबाल एक पुरहुजूम सड़क ने किया। हुजूम में मौजूद बहुत से खिलाड़ी आजाद माहिरीन थे। इनमें से बहुत से आजाद खिलाड़ी लेवल 55 आइस से ऊपर के थे और बहुत अच्छी तरह से लैस थे, जिनके पास लेवल 50 के सकर्ट सिल्वर इक्विपमेंट के काफी टुकड़े मौजूद थे। जैसे वो किसी जियारत पर जा रहे हों, ये आजाद खिलाड़ी डार्क नाइट सिटी के कारोबारी जिला की तरफ बढ़ रहे थे। एक नजर में इन खिलाड़ियों की तादाद बआसानी 5,000 से ज्यादा थी। यहाँ इतने सारे माहिरीन क्यों हैं? सैफ अली सड़क पर माहिरीन की तादाद देखकर हैरान था। अगरचे ये सच था कि माहिरीन की एक बड़ी तादाद एम्पायर के दारुल हुकूमतों में जमा होती थी, लेकिन इसने इससे पहले किसी शाही दारुल हुकूमत में इतने ज्यादा आजाद माहिरीन कभी नहीं देखे थे। यहाँ तक कि 4 बड़ी एम्पायर्स के दारुल हुकूमत भी इतने मकबूल नहीं थे। जैसे ही सैफ अली इस इज्तिमा की वजह के बारे में सोच रहा था, उसने कुछ फासले से चीखने की आवाजें सुने। जो खिलाड़ी 2 ट्रैवलिंग बारूद में क्लास तब्दील करना चाहते हैं,
वो जल्द अज जल्द दरखास्त देने के लिए स्टार लिंक की रहाइशगाह की तरफ जाएं। गिल्ड सिर्फ मजीद 30 मिनट तक दरखास्तें कबूल करेगा। ये ऐलान सुनते ही आजाद माहिरीन ने सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। स्टार लिंक कितना कंजूस है। सी ऑफ ट्रीज के रास्ते को कंट्रोल करने के बावजूद ये सिर्फ 200 नॉन गिल्ड खिलाड़ियों को भर्ती कर रहा है। बिल्कुल है ना। इतने सारे लोगों के लिए 200 स्लॉट्स कैसे काफी हो सकते हैं। मैंने सुना है कि खिलाड़ियों ने 10 घंटे पहले ही स्टार लिंक की रहाइशगाह के बाहर कतारें बनाना शुरू कर दी थी। उस वक्त कतार में पहले ही 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद हैं। इन सब में सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि इनफरादी ताकत की बुनियाद पर भर्ती करने के बजाय स्टार लिंक मैजिक ईरे में महारत की बुनियाद पर भर्ती कर रहा। मैं एक बरसरिकर हूं, मुझे तकरीबन कभी भी मैजिक ईरे से निपटना नहीं पड़ता। यहां तक कि मीजेकल क्लास के खिलाड़ी भी शाज़ व नादिर ही वो चीजें सीखते हैं। वो ज़ैली क्लास किसी की जंगी ताकत को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकती और आपको ईरे पर तहकीक करने में बहुत वक्त ज़ाय करना पड़ता है। ताहम मैंने ये भी सुना है कि अगर आप ट्रैवलिंग बारूद बन जाते हैं तो आपको फौरी तौर पर स्टार लिंक के कोर मेंबर्स जैसा सलूक मिलता है। अगर आप स्टार लिंक में मुकाबला नहीं करना चाहते तो आप इन लीडिंग सिविल में ऐसा कर सकते हैं। स्टार लिंक की भर्ती शुरू होने के कुछ ही देर बाद इन लीडिंग सिविल ने भी ट्रैवलिंग बारूद क्लास चेंज के लिए ऐसा ही किया। ताहम इसके पास सिर्फ 100 स्लॉट्स दस्तयाब हैं। अगरचे स्टार लिंक की तरह अगर आप क्लास चेंज मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको कोर मेंबर जैसा सलूक मिलेगा। मुझे वाकई ये तवक्को नहीं थी कि 2 क्लास चेंज के लिए मैजिक ईरे को कंट्रोल करने के इल्म की जरूरत होगी। अगर मुझे इसके बारे में पहले मालूम होता तो मैंने कुछ अरसा कबल ही मैजिक ईरे का मुताला कर लिया होता। सड़कों पर मौजूद खिलाड़ियों ने स्टार लिंक और इन लीडिंग सिविल की गिल्ड रहाइशगाहों की तरफ भागते हुए खिलाड़ियों के हुजूम को देखते हुए बातचीत की और दोनों गिल्ड्स के भर्ती के मेयार पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने पहले मैजिक ईरे को कंट्रोल करना न सीखने पर अपने अफसोस का इजहार भी किया। स्टार लिंक मैजिक ईरे का इल्म रखने वाले खिलाड़ियों को भर्ती कर रहा है। जब सैफ अली ने करीबी खिलाड़ियों की गुफ्तगू सुनी तो उसने थोड़ा सा माथे पर बिल डाला। क्या इन लीडिंग सिविल में कोई जासूस है? इसके और आबिदा गाल के अलावा गेम के इस मरहले पर ट्रैवलिंग बारूद की क्लास चेंज ट्विस्ट के दौरान खिलाड़ियों की कामयाबी की शरह बढ़ाने के तरीके के बारे में सिर्फ इन लीडिंग सिविल के मेंबरान ही जानते थे। जब तक कि स्टार लिंक ने भी उसे दरियाफ्त न कर लिया हो, उसकी भर्ती की शराइत इतनी मखसूस नहीं होती। मैजिक ईरे आमतौर पर सिर्फ लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए मुफीद थे। मैजिक ईरे को कंट्रोल करने के फवाइद जंगी खिलाड़ियों के लिए न होने के बराबर होंगे। मजीद बरा ये मीजेकल क्लासेस तक महदूद था। मैजिक ईरे के बारे में इल्म फिजिकल क्लासेस के लिए बुनियादी तौर पर बेकार था। जब सैफ अली और उसका ग्रुप तयशुदा मुलाकात की जगह पर्पल नाइट प्लाजा की तरफ सफर कर रहे थे तो प्लाजा का हर इंच खिलाड़ियों से भरा हुआ था। इन लीडिंग सिविल, स्टार लिंक और क्रिम्सन एम्परर के दसियों हजार खिलाड़ियों ने इलाके को घेर रखा था और उनमें से हर एक खिलाड़ी ने कम अज कम लेवल 50 के सकर्ट सिल्वर इक्विपमेंट के मुकम्मल सेट पहन रखे थे। इनमें से कुछ गिल्ड खिलाड़ियों के पास लेवल 50 के डार्क गोल्ड वेपन्स भी थे। इस मंजर ने वहां मौजूद आजाद खिलाड़ियों को हसद में मुब्तला कर दिया। दरी असना उस वक्त सिर्फ इन तीनों गिल्ड्स के मेंबरान को पर्पल नाइट प्लाजा में दाखिल होने की इजाजत थी। बाहर वाले सिर्फ दूर से ही देख सकते थे। जैसे ही सैफ अली और उसका ग्रुप करीब पहुंचा, मो लिंगशा, जो काफी देर से उनका इंतजार कर रही थी, उन्हें इस इलाके में ले गई जिसे इन लीडिंग सिविल के मेंबरान ने घेरे में ले रखा था, जिसने फौरी तौर पर बहुत से खिलाड़ियों की तवज्जो मबजूल कराई। वो लोग कौन हैं? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि तीनों गिल्ड्स ने पूरा प्लाजा रिजर्व कर लिया है? उनके गिल्ड अल्फाम्बलेंस की बुनियाद पर वो उन लीडिंग सिविल के नहीं लगते। मुझे लगता है कि मैंने वो गिल्ड एम्बलम पहले देखा है। हाँ, ये इस गिल्ड का एम्बलम है जिसने और एम्पायर के सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस में छावनी बनाई है। ये जीरो विंग का एम्बलम है। लेकिन जीरो विंग के मेंबरान यहाँ क्यों हैं? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि तीनों अहम गिल्ड्स फर्स्ट रेट गिल्ड्स के खिलाड़ियों को भी सी ऑफ ट्रीज के स्लॉट्स नहीं दे रहे? जीरो विंग काफी मुतासिर कुन है। उसने वाकई इन लीडिंग सिविल की हिमायत हासिल कर ली और अपने लिए कुछ स्लॉट्स कमा लिए। चच, तो क्या हुआ अगर जीरो विंग को कुछ स्लॉट्स मिल गए? ऐसा तो नहीं है कि उनकी क्लास चेंज मुकम्मल करने की जमानत है। जब सैफ अली अपनी टीम को पर्पल नाइट प्लाजा में ले गया तो उसके 9 गिल्ड साथी घबरा गए।
ये पहला मौका था जब उनका सामना माहिरीन के इतने बड़े ग्रुप से हुआ था। प्लाजा में मौजूद दसियों हजार खिलाड़ियों में से सभी किसी न किसी किंगडम के नायाब माहिरीन होंगे। एक ही जगह पर इतने सारे लोगों की मौजूदगी से वो एक जबरदस्त दबाव खारिज कर रहे थे। इस तरह के मजहर का तजुर्बा करना फर्स्ट रेट गिल्ड्स के आला ओहदेदारों के लिए भी मुमकिन तौर पर नायाब होगा। मजीद बरा इन लीडिंग सिविल और स्टार लिंक के मेंबरान प्लाजा के मरकज में एक दूसरे को घोर रहे थे। दोनों गिल्ड्स के दरमियान एक सर्द माहौल छाया हुआ था। जहां तक क्रिम्सन एम्परर का ताल्लुक है, उनके खिलाड़ी कदरे ज्यादा पुरसुकून लग रहे थे, लेकिन अगरचे गिल्ड एक तमाशाई की तरह काम कर रहा था, मौका मिलने पर वो कार्रवाई जरूर करेगा। ब्राइट डान, मैंने वाकई कभी नहीं सोचा था कि तुम स्टार लिंक में शामिल होने के लिए गिल्ड को धोखा दोगे। आखिर उन्होंने तुम्हें क्या फवाइद पेश किए? इन लीडिंग हार्ट ने फुनकारते हुए कहा। इसकी नजरों में गुस्सा चमक रहा था जब इसने लोशन गुल्लू के पास खड़े बेनियाज आदमी को घूरा। इस बेनियाज आदमी ने अपनी पीठ पर हड्डियों की एक बड़ी तलवार लटका रखी थी। जब सैफ अली ने इस बेनियाज आदमी को देखा तो वो दंग रह गया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्राइट डान था, जो इन लीडिंग सिविल का थर्ड वाइस गिल्ड लीडर था। ब्राइट डान एक दो इन डेड नाइट भी था, जिसे सीक्रेट पवेलियन की तरफ से इन डेड सॉर्ड जमीन का खिताब दिया गया था। ताकत के लिहाज से ब्राइट डान उन लीडिंग हार्ट के बराबर था। वो इन लीडिंग सिविल के 3 अहम सतूनों में से एक रहा था। जहां तक सैफ अली जानता था, ब्राइट डान ने माजी में इन लीडिंग सिविल को धोखा नहीं दिया था, फिर भी इसने अब ऐसा किया था। ये वो तारीख नहीं थी जो उसे याद थी। इन लीडिंग हार्ट के सवाल के जवाब में बेनियाज आदमी ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट बखेरी और जवाब दिया, तुम्हें इन लीडिंग सिविल की सूरत हाल से पूरी तरह आगाह होना चाहिए। बीमार उन लीडिंग सिविल के साथ गिरने के बजाय क्या उभरते हुए स्टार लिंक में शामिल होना बेहतर नहीं है? मजीद बरा, स्टार लाइन कारपोरेशन ने मुझे इन लीडिंग सिविल से कहीं ज्यादा पेशकश की है। तुम मेरे साथ क्यों शामिल नहीं हो जाते? तुम्हारी शोहरत और ताकत के साथ स्टार लाइन कारपोरेशन तुम्हें मुझसे कम पेशकश नहीं करेगी। जहां तक तुम्हारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी का ताल्लुक है, कारपोरेशन सब कुछ संभाल लेगी। चैप्टर 1889 समत में तब्दीली। ब्राइट डान की दावत पर इन लीडिंग सिविल के मेंबरान ने हाँफते हुए सांस ली। उन्हें बिलाखिर एहसास हुआ कि ब्राइट डान जैसे वाइस गिल्ड लीडर ने इन लीडिंग सिविल को धोखा देने की जुर्रत क्यों की। सख्त पाबंदियां हर आला ओहदेदार को उनके गिल्ड से बांधे रखती थीं। अगर कोई आला ओहदेदार गिल्ड से दस्तबरदार होना और अपने गेम अकाउंट्स को बरकरार रखना चाहता था, तो उनके पास सिर्फ 2 इंतखाब थे। पहले के लिए गिल्ड से खुदकार बेदखली की जरूरत थी, जबकि दूसरे ऑप्शन के लिए आला ओहदेदार को अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारी मुआवजा अदा करना पड़ता था। एक ऐसे वाइस गिल्ड लीडर के लिए जिसने इन लीडिंग सिविल के साथ 1 दहाई से ज्यादा वक्त गुजारा हो, मतलूबा मुआवजा मामूली नहीं होगा। ये कोई अजीब बात नहीं होती अगर मुआवजा अदा करने के बाद ब्राइट डान दिवालिया भी हो जाता। फिर भी न सिर्फ स्टार लाइन कारपोरेशन ने मुआवजे की फीस अदा की थी, बल्कि इसने ब्राइट डान को भारी तनख्वाह की पेशकश भी की थी। स्टार लाइन कारपोरेशन की पुष्टपनाही की वजह से स्टार लिंक की लामहदूद सलाहियत को शामिल करते हुए ये फितरी बात थी कि गिल्ड ने ब्राइट डान को अपनी तरफ रागिब कर लिया था। यकीनन मुझे यकीन है कि तुम्हें इन अवामिल में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस सूरत में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो यकीनी तौर पर तुम्हारी तवज्जो मबजूल कराएगी। एक फैंटेसी स्टार। इन लीडिंग सिविल कभी भी इस जैसी किसी चीज पर हाथ नहीं डाल सकेगा। तुम इस ऑप्शन पर कुछ गौर क्यों नहीं करते? ब्राइट डान ने उन लीडिंग हार्ट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो अपनी भरपूर जवानी से गुजर कर बूढ़ा हो चुका था। ब्राइट डान की पेशकश सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। फैंटेसी स्टार्स एक खास कचधात थे जिसे इंसानियत ने बैन अलसियरवी दौर में दरियाफ्त किया था, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था। जब पहना जाता तो ये सितारे एक तवील अरसे तक इंसान की जवानी को बहाल और बरकरार रखते थे। अगरचे फैंटेसी स्टार्स किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर कोई फैंटेसी स्टार पहनकर ग्रीन गार्ड कंपनी की मसनूआत इस्तेमाल करता तो वो जिस्मानी तरबियत के बगैर भी अपनी जवानी की चमक को मजीद 1 या 2 दहाइयों तक बढ़ा सकता था। दूसरे लफ्जों में, एक उधेड़ उम्र शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो और जिसने अपनी जिस्मानी फिटनेस बरकरार न रखी हो, वो फैंटेसी स्टार की मदद से 20 साल की उम्र के नौजवान जैसा दिख सकता था। फैंटेसी स्टार उन पेशावर गेमर्स के लिए एक मुकम्मल खजाना था जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी जवानी पर इन्हिसार करते थे।
अगरचे हकीकी दुनिया में किसी का जिस्मानी वजूद गार्ड्स डोमेन में उनके वर्चुअल जिस्म की कारकर्दगी को मुतासिर नहीं करेगा, लेकिन उनकी जहनी कारकर्दगी जरूर मुतासिर होगी। अपनी जवानी से गुजरने वाले लोगों का रद्द अमल आमतौर पर कम उम्र अफराद की निस्बत सुस्त होता था। यहाँ तक कि अगर कोई अपनी जिस्मानी हालत को बरकरार रखने के लिए तनदेही से तरबियत भी करता तो उनकी उम्र कमोबेश उनके जहन को मुतासिर करती थी। ये बताने की जरूरत नहीं कि अपनी जवानी गुजरने के बाद अपनी जहनी कुव्वत को बेहतर बनाना एक मुश्किल चैलेंज था। ताहम फैंटेसी स्टार न सिर्फ किसी की जवानी को बहाल कर सकता था, बल्कि ये जहनी अफाल को भी बरकरार रख सकता था, जिससे इंसान अपनी उरूज की सलाहियत पर काम कर सकते थे। लिहाजा फैंटेसी स्टार्स इंतहाई कीमती थे। यहाँ तक कि अमीर तरीन अफराद भी इसे खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते थे। मजीद बरां फैंटेसी स्टार्स नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे। इसे खरीदने के लिए किसी को फंड्स के साथ साथ काफी हैसियत की भी जरूरत थी। दरीं असना स्टार लाइन कारपोरेशन इत्तेफाक से दुनिया में फैंटेसी स्टार फराहम करने वालों में से एक थी, जिसका मतलब था कि ब्राइट डान ने मुमकिना तौर पर सच कहा था। एक फैंटेसी स्टार, कोई ताज्जुब नहीं कि इसने अपने पुराने गिल्ड को धोखा दिया। फैंटेसी स्टार के बारे में सुनने के बाद सैफ अली समझ गया कि ब्राइट डान गद्दार क्यों बना था। ब्राइट डान इस वक्त अपनी 40 की दहाई में नजर आता था और सुपरफास्टर गिल्ड्स के वाइस गिल्ड लीडर्स को पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। ताहम हर कोई जवानी की ख्वाहिश रखता था। एक बार जब इसने फैंटेसी स्टार हासिल कर लिया तो ब्राइट डान अपने उरूज पर वापस आ सकता था। अपने जंगी तजुर्बे और जंगी तकनीकों की कसरत के साथ वो अपनी बहाल शुदा जवानी के साथ खुद को मजीद बेहतर बना सकता था। जब मोलिंगशा ने सुना कि ब्राइट डान को क्या पेशकश की गई है तो उसने घबराहट में इन लीडिंग हार्ट की तरफ देखा। इन लीडिंग हार्ट न सिर्फ इन लीडिंग सिविल के 3 अहम सतूनों में से एक था, बल्कि वो गिल्ड का फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर भी था। अगर स्टार लिंक ने इसे चरा लिया तो ये इन लीडिंग सिविल के लिए एक तबाकुन धचका होगा। तो तुमने एक बेवकूफाना फैंटेसी स्टार के लिए अपने साथी भाइयों को धोखा दिया। मैं अंधा था जो तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, इन लीडिंग हार्ट रहा। फिर इसने लोशिन गुल्लू को घूरा, जिसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखी हुई थी, और कहा, बस तुम इंतजार करो, आज नहीं तो कल इन लीडिंग सिविल तुम्हें डार्क नाइट एम्पायर से बाहर निकाल देगा और अपनी खोई हुई शान वापस हासिल करेगा। इन लीडिंग हार्ट के अल्फाज ने इसके मायूस गिल्ड मेंबरान में लड़ने का जज्बा बहाल कर दिया। इन सब ने ब्राइट डान का मजाक उड़ाते हुए अपने फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर की हौसला अफजाई की। अपनी खोई हुई शान वापस हासिल करोगे? ब्राइट डान उन लीडिंग हार्ट और उन लीडिंग सिविल के दीगर मेंबरान पर हंसे बगैर न रह सका। और इन लीडिंग सिविल ऐसा कैसे करेगा भला? क्या ये तुम जैसे बूढ़े आदमी पर इन्हिसार करेगा? हार्ट अजाहिल मिसमो पर तुम अपने काबिल रहम साथी जीरो विंग पर इन्हिसार करने वाले हो। अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो, इन लीडिंग सिविल खत्म हो चुका है। इसे जोड़े रखने वाली वाहिद चीज बेकार बूढ़े अहमकों का एक ग्रुप है। हमने पहले ही 50 से ज्यादा ऐसे माहिरीन इकट्ठे कर लिए हैं जो इंटरमीडिएट मैजिक ईरे को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। इन लीडिंग सिविल को एक भी ट्रेवलिंग बारूद की परवरिश करने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। नहीं, वाज़े अल्फाज में कहूं तो तुम लोग सी ऑफ ट्रीज में दाखिल भी नहीं हो पाओगे। ये कहने के बाद ब्राइट डान ने अपना हाथ उठाया। जवाब में पर्पल नाइट प्लाजा में स्टार लिंक के कुछ मेंबरान ने हरकत करना शुरू कर दी, जिनमें से हर एक के हाथ में चांदी की एक क्रिस्टल बाल थी। जैसे ही स्टार लिंक के इन मेंबरान ने एक मंत्र मुकम्मल किया, उनके सामने चांदी के मैजिक ईरे नमूदार होने लगे जो एक चमकदार रोशनी खारिज कर रहे थे। फिर एक बहुत बड़ी रुकावट ने प्लाजा में मौजूद इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान को अपनी लपेट में ले लिया। इस रुकावट के अंदर मजे करो। ये अपने अंदर मौजूद हर चीज को एक मुख्तलिफ जहत में अलग कर देती है। अगरचे इस रुकावट के लिए 288 लेवल 50 प्लस खिलाड़ियों को अपने 5 लेवल्स मुस्तकिल तौर पर कुर्बान करने की जरूरत होती है, लेकिन ये रुकावट अपने से हर एक को 8 घंटे तक रोके रखेगी। इसके साथ ही अब हम इजाजत चाहेंगे, ब्राइट डान ने इन लीडिंग हार्ट पर हंसते हुए कहा। फिर इसने अपने बैग से एक चाबी निकाली और सी ऑफ ट्रीज के लिए एक टेलीपोर्टेशन गेट खोल दिया। इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान सिर्फ देख ही सकते थे जब स्टार लिंक के मेंबरान टेलीपोर्टेशन गेट में दाखिल हुए और प्लाजा से गायब हो गए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने जादुई रुकावट पर कितना ही हमला किया, वो उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। मामलात को मजीद खराब करने के लिए अर्ध गिर्द के एनपीसी फौजी जादुई रुकावट को नजरअंदाज कर रहे थे। लानत हो, सोचो कि उन्होंने कैसा जाल बिछाया था। उन लीडिंग हार्ट ने अपनी बड़ी तलवार से ख्याली जादुई रुकावट पर हमला करते हुए कोसा। ताहम ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने हुआ के सवा किसी चीज पर हमला नहीं किया। जब उसकी बड़ी तलवार इसमें से गुजरी तो रुकावट ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। फिलहाल डार्क नाइट सिटी के पर्पल नाइट प्लाजा के मरकज में मौजूद मैजिक ईरे सी ऑफ ट्रीज का वाहिद रास्ता था। बदकिस्मती से चूंकि वो अब इस जादुई रुकावट में फंस चुके थे, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन गेट नहीं खोल सकते थे, चाहे उनके पास सी ऑफ ट्रीज में दाखिल होने की चाबियां ही क्यों ना हो। अगर वो वाकई 8 घंटे तक इस रुकावट में फंसे रहे तो उन लीडिंग सिविल स्टार लिंक से पीछे रह जाएगा। स्टार लिंक के खिलाड़ी मुमकिना तौर पर उनके आजाद होने तक अपनी क्लास चेंज कोर्स का कम अज कम 1/3 हिस्सा मुकम्मल कर लेंगे। इस सूरत में वो उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? दरी असना मो लिंगशा ने अपने सामने मौजूद रुकावट को घूरा। वो वाज़े तौर पर गुस्से में थी। इन लीडिंग सिविल ने डार्क नाइट एम्पायर में लेवल 50 के बड़े पैमाने पर टीम डंजन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की थीं, जिससे गिल्ड को सिक्का सांस लेने का मौका मिला था। ताहम अगर स्टार लिंक ने इब्तिदाई 20 ट्रेवलिंग बारूद स्लॉट्स पर इजारादारी कायम कर ली तो उन लीडिंग सिविल को नाकाबिल तसव्वुर नताइज भुगतने पड़ेंगे। 2 मिनट से ज्यादा हमला करने के बाद इन लीडिंग सिविल के मेंबरान ने हार मान ली। उनके पास रुकावट के खत्म होने तक इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ताहम सैफ अली कदम बा कदम रुकावट के करीब पहुंचा। इसके बेनियाज तासुरात से ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्पल नाइट प्लाजा के नजारे की तारीफ कर रहा हो। इसी वक्त उसने अपने बैग से एक मैजिक स्क्रोल निकाला। है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो भी रुकावट को आजमाने का इरादा रखता है? ये बेकार है। हमारे गिल्ड के माहिरीन और क्रिम्सन एम्परर के माहिरीन दोनों ने वो सब कुछ आजमा लिया है जो हम सोच सकते थे। जीरो विंग का एक शख्स भला क्या कर सकता है? प्लाजा में मौजूद लोगों ने सैफ अली को उलझन में रुकावट के करीब आते देखा, जिनमें इन लीडिंग सिविल और मो लिंगशा भी शामिल थे। वो रुकावट पर हमला करने के लिए पहले ही एक कीमती 4 मैजिक स्क्रोल खर्च कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया था। अगर सैफ अली ने भी ऐसा ही किया तो कुछ नहीं बदलेगा। जब सैफ अली रुकावट के सामने पहुंचा तो उसने अपने हाथों में मौजूद समन गार्ड स्क्रोल को फाल कर दिया। फौरन ही मुकद्दस लिबास में मलबूस सुनहरी बालों वाली एक हसीना सैफ अली के पास नमूदार हुई। इस मैजिक ईरे को तबाह कर दो। चैप्टर 1890 एक ही वार में रुकावट को तोड़ना। जब देखने वाले हुजूम ने लेवल 85 की पर्सनल गार्ड अन्नम को देखा तो वो दंग रह गए। इसे तबाह कर दो। इन लीडिंग हार्ट और इन लीडिंग सिविल के दीगर मेंबरान ने अपनी तवक्कुआत को दम तोड़ते हुए महसूस किया जब उन्होंने देखा कि सैफ अली ने महज अपनी पर्सनल गार्ड को बुलाया। दरी असना क्रिम्सन एम्परर के आला ओहदेदार इस और जमीन पर हंसे बगैर न रह सके। क्या वो लड़का बेवकूफ है? इस सूरत हाल में एक 2 एनपीसी किया करने वाली है। क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान में से सफेद लिबास में मलबूस एक खातून ने सर हिलाते हुए कहा। इसका कद लंबा दुबला पतला जिस्म था और वो एक पुख्ता दिलकशी बखेर रही थी। अगरचे अन्नम बिलाशुबा उसकी अब तक देखी गई सबसे आला लेवल की पर्सनल गार्ड थी, लेकिन अन्नम अभी भी सिर्फ 2 थी। वो प्लाजा में फंसे खिलाड़ियों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। मैजिक ईरे को महज किसी आला लेवल वाले शख्स के जरिए तबाह नहीं किया जा सकता था। बसूरत दीगर एक लेवल 200 एक एनपीसी को भी किसी कस्बे के दिफाई मैजिक ईरे को तबाह करने के इतना ही काबिल होना चाहिए जितना कि एक लेवल 80 4 एनपीसी। बदकिस्मती से ऐसा नहीं था। हकीकत में एक लेवल 200 एक एनपीसी को दिफाई मैजिक ईरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जिदोजहद करनी पड़ेगी, जबकि एक लेवल 80 4 एनपीसी को ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये ट्रस की ताकत थी। आला ट्रस न सिर्फ मिकदारी तब्दीलियां फराहम करते थे, बल्कि वो किसी की ताकत को मियारी तौर पर भी बेहतर बनाते थे। मैजिक ईरे के मामले में भी ऐसा ही था। एक मैजिक ईरे का रैंक जितना ऊंचा होगा, इसका माना इतना ही खालिस होगा। मैजिक ईरे को ताकत देने वाले माना की पाकीज़गी पर मुनहसिर है। रुकावट कागज की तरह कमजोर या लोहे की तरह सख्त हो सकती है। लिहाजा अन्नम सिर्फ मिकदारी सतह पर 2 खिलाड़ियों से बरतर थी। उनकी ताकत के मेयार में कोई फर्क नहीं था।
चूंकि रुकावट में मौजूद कोई भी खिलाड़ी उसे कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए अन्नम भी ऐसा नहीं कर पाएगी। वाइस गिल्ड लीडर स्टारलिंक का जाल महज जालिमाना है। हमारे पास अपने एक खिलाड़ी को कुर्बान करने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम उनसे कह सकते हैं कि वो एक और टीम तैयार करने के लिए गिल्ड लीडर को चाबी दे दें। एक लेवल 57 तो 2 गार्डियन नाइट ने खामोशी से सफेद पोश खातून को मशवरा दिया। वो सफेद पोश खातून कोई और नहीं बल्कि अलूजी वर्ड्स थी, जो क्रिम्सन एम्परर की सेकंड वाइस गिल्ड लीडर थी। अलूजी वर्ड्स को सीक्रेट पवेलियन की जानिब से 3 ग्रेट कुलिरिक्स में से एक के तौर पर भी तस्लीम किया गया था। ठीक है, इसे करवाओ, अलूजी वर्ड्स ने सर हिलाया। इसकी मुद्दत खत्म होने से पहले जादुई रुकावट से बचने का एक तरीका था, अगरचे खिलाड़ी इस तरीके को इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। वो तरीका मौत था। जब खिलाड़ी मर जाते तो वो अपनी मौत के आधे घंटे बाद खुद ब खुद करीबी कब्रिस्तानों में जिंदा हो जाते। अगरचे ऐसा करने से खिलाड़ियों को रुकावट से बचने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत एक लेवल की सूरत में चुकानी पड़ेगी। ताहम मौजूदा सूरत-ए-हाल ने ऐसे खदशात की इजाजत नहीं दी। प्लाजा में 8 घंटे जाया करने से बेहतर था कि एक खिलाड़ी मर जाए और 30 मिनट के अंदर उनके गिल्ड लीडर को चाबी मिल जाए। उनका गिल्ड लीडर सी ऑफ ट्रीज में दाखिल होने के लिए एक और टीम को मुनज़्ज़म कर सकता था, जबकि खिलाड़ी दोबारा जिंदा होने का इंतजार करता। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वो 2 या 3 ट्रेवलिंग बारूद स्लॉट्स का दावा कर सकते हैं। कम अज कम ये कुछ न होने से बेहतर होगा। जैसे ही क्रिम्सन एम्परर के मेंबरान ने अपने मंसूबे पर अमल करने की तैयारी की, अन्नम ने अपना मंत्र पढ़ना और इलाही रावनस का सिलसिला लिखना मुकम्मल कर लिया। फौरन ही प्लाजा के ऊपर एक सुनहरी मैजिक ईरे बन गया और खालिस सफेद प्रो वाली एक लेवल 85 वॉल्करी फंसे हुए खिलाड़ियों के सामने उतरी। ट्रिचार वॉल्करी का ओरा इतना शदीद था कि प्लाजा में मौजूद खिलाड़ियों का दम घुटने लगा। एक ट्रिचार वॉल्करी जब अलूजी वर्ड्स ने सफेद प्रो वाली वॉल्करी को हुआ में मंडलाते हुए देखा तो वो सैफ अली के लिबादे में मलबूस वजूद की तरफ मुड़े बगैर न रह सकी। क्या वो ब्लैक फुलियम हो सकता है? गार्ड्स डोमेन में हर रोज बहुत कुछ होता था और हर तुलू आफ्ताब के साथ अमली तौर पर एक नई ताकत उभरता हुआ माहिर सामने आता था। यहाँ तक कि वो जो क्रिम्सन एम्परर की वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक थी, इनमें से हर एक ताकत और माहिर को याद नहीं रख सकती थी, लेकिन इसके ज़हन में ट्रिचार वॉल्करी का वाज़ेह तस्वीर मौजूद था। आखिरकार ट्रिचार वॉल्करी किसी भी सुपर पावर के लिए एक काबिल जिक्र खतरा थी। अपने प्रो की हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ एक तूफान बरपा हुआ और वॉल्करी गायब हो गई। जब वो दोबारा नमूदार हुई तो वो ख्याली रुकावट के सामने मंडला रही थी। फिर वॉल्करी ने अपना सेक्रेट थंडर स्पीयर नीम शफाफ दीवार पर दे मारा। बूम! एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ बिजली की अनगिनत लहरें जादुई रुकावट से टकरा गईं। रुकावट कांपने लगी। इससे पहले इतने सारे खिलाड़ियों के हमले के बावजूद रुकावट ने जरा सा भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। फिर भी वॉल्करी का सिर्फ एक हमला इसे हिलाने के लिए काफी था। क्या ताकत है? अलूजी वर्ड्स ने हल्की सी हैरत के साथ देखा। जब इन लीडिंग हार्ट ने ट्रिचार मैजिक स्क्रोल से हमला किया था तो रुकावट ने कोई रद्द अमल भी जाहिर नहीं किया था, लेकिन अब वॉल्करी के हमले ने रुकावट की शक्ल बिगाड़ दी थी। कोई भी आसानी से तसव्वुर कर सकता था कि वॉल्करी का हमला कितना ताकतवर था। ताहम जैसे ही बिजली मध्यम होने लगी, जादुई रुकावट साकित हो गई। 1 सेकंड बाद रुकावट अपनी असल हालत में वापस आ गई, जैसे इस पर बिल्कुल हमला ही न किया गया हो। ये भी काफी नहीं था। जादुई रुकावट के बहाल होने पर उन लीडिंग हार्ट के तासुरात तल्ख हो गए। अगरचे ये सच था कि वॉल्करी का हमला मुअस्सर रहा था, लेकिन यह वाज़ेह था कि इस वार ने जादुई रुकावट के तवानाई के ज़खायर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही खत्म किया था। वॉल्करी को रुकावट को तबाह करने में काफी वक्त लगेगा। बदकिस्मती से वो सैफ अली की वॉल्करी से किसी हद तक वाकिफ था। वो जानता था कि ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही रह सकती है। ज्यादा इम्कान यही था कि वॉल्करी अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले जादुई रुकावट के तवानाई के ज़खायर को खत्म नहीं कर पाएगी। इससे इनके पास मौत के जरिए फरार होने का वाहिद ऑप्शन रह गया। अगरचे वो जानता था कि ये बेमानी होगा। जो खिलाड़ी इंटरमीडिएट मैजिक ईरे को कंट्रोल कर सकते थे, उनके पास अपनी क्लास चेंज मुकम्मल करने का इम्कान 20% ज्यादा होगा। यहाँ तक कि अगर उन लीडिंग सिविल ने एक और टीम बना भी ली तो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन माहिरीन को तलाश करना नामुमकिन होगा।
इंटरमीडिएट मैजिशियन माहिरीन इंतहाई नायाब थे और उसके गिल्ड के पास जितने भी थे वो उन सब को पहले ही यहाँ इकट्ठा कर चुका था। यहाँ तक कि अगर गिल्ड ने सी ऑफ ट्रीज में दाखिल होने के लिए एक और टीम को मुनज़्ज़म कर भी लिया, अगर उन लीडिंग सिविल के मेंबरान 30 मिनट लेट हुए और उनकी कामयाबी की शरह कम हुई तो वो स्टार लिंक का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? यकीनन वो अपने साथ मौजूद इंटरमीडिएट मैजिशियन माहिरीन को कुर्बान कर सकते थे। इससे उन्हें मुकाबला करने का बेहतर मौका मिलेगा, लेकिन इस मंसूबे ने एक और मसला खड़ा कर दिया। क्या खिलाड़ी मरने के बाद जादुई रुकावट के अंदर ही दोबारा जिंदा होंगे? अगर 30 मिनट का इंतजार गुजरने के बाद खिलाड़ी करीबी कब्रिस्तान के बजाय रुकावट के अंदर ही दोबारा जिंदा हो गए तो वो बिलावजा एक लेवल की कुर्बानी दे देंगे। क्या खतरा मोल लेने के सिवा कोई चारा नहीं है? इन लीडिंग हार्ट ने इस ऑप्शन पर गौर करते हुए अपने दांत पैसे। जैसे ही इन लीडिंग हार्ट ने गौर किया, वालकैरी ने अपना सीक्रेट थंडर स्पीयर जादुई रुकावट पर फेंकने की तैयारी की। ताहम अर्द गिर्द का हुजूम पहले ही उम्मीद छोड़ चुका था। चूंकि पिछला हमला नाकाम हो गया था, इसलिए यह भी कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पाएगा। ताहम सैफ अली, जो पहले साकित खड़ा था, उसने अचानक हेवनली ड्रैगन्स पावर को फाल कर दिया। इसके ओरा की शिद्दत फौरी तौर पर आसमान को छूने लगी। फिर इसने कलंग रे से रुकावट पर वार किया। लाइटनिंग स्लैश। वालकैरी ने इसी लम्हे अपना सीक्रेट थंडर स्पीयर फेंका। रोशनी की दो लकीरें, एक नीली और एक सुनहरी, जादुई रुकावट पर एक ही मकाम पर एक साथ टकराएं। बूम! एक और धमाके के साथ रोशनी की दोनों लकीरें रुकावट के पार निकल गईं, जिसके बाद हुजूम ने शीशा टूटने की आवाज सुनी। फिर ख्याली रुकावट पर दरारें पड़ने लगीं। एक लम्हे बाद खिलाड़ियों के सरों के ऊपर नीला आसमान वापस आ गया। ये कैसे मुमकिन है? रुकावट टूट गई। उसने क्या किया? इन लीडिंग सिविल के इन लीडिंग हार्ट और क्रिम्सन एम्परर की अलूशी वर्ड्स दोनों ने सैफ अली को नाकाबिल यकीन नजरों से देखा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।